गाइस वेलकम बैक। और आज हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड का जो इतिहास है, इसको हम लोग कम्प्लीटली कुछ वीडियोस में हम लोग इसको कंपाइल करके ख़त्म करेंगे। क्योंकि बहुत ऐसी डिमांड मुझे आ रही है कि सर पूरा का पूरा जो उत्तराखंड का इतिहास अगर वो कम वीडियोस में मिल जाता तो हम लोग उसको जो है आराम से पढ़ लेते। तो हम लोग बात करते हैं कि भाई उत्तराखंड का जो इतिहास है, जो ऐतिहासिक यानी कि जो प्राचीन इतिहास है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसको हम लोग तीन मुख्य भागों में बांटते हैं जी। जैसे हम लोग बात करें कि प्रागैतिहासिक काल, तो प्रागैतिहासिक काल का मतलब होता है ऐसा काल जिस समय मानव को लिखने पढ़ने की जानकारी नहीं थी। यानी कि उस समय के जो जानकारियों का जो सोर्स होगा वो होगा कि गुफाओं में जो आदि मानव के द्वारा जो चित्र बनाए गए थे वो, या फिर कोई मिट्टी के बर्तन होंगे या मृतभांड होंगे, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। या फिर कुछ ऐसे कपमार्क्स या फिर कुछ ऐसे औजार हमको मिलते हैं आदि मानव के द्वारा बनाए गए, तो उसमें हम लोग जो है इसको शामिल करते हैं। अगर हम लोग भारतीय इतिहास के बारे में हम लोग पढ़ें तो उसमें आप लोग उसको पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और न्यूलिथिक जो इरा है उसमें आप लोग ने उसको पढ़ा होगा। सेकंड हम लोग बात करें तो आदि ऐतिहासिक काल। आदि ऐतिहासिक काल ऐसे समय को हम लोग बोलते हैं जब मानव को लिखने पढ़ने की जानकारी थी। यानी कि उस समय पढ़ना लिखना वो जानता था, लेकिन हम लोग उनकी जो लिपि है या उनके लिखने पढ़ने का जो तरीका है उससे हम लोग समझ नहीं पाए हैं। और शायद जिस दिन इसको हम लोग पढ़ पाएँ तो एक नई हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन हमको प्राप्त हो जाए, जिसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की या फिर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके हम लोग डॉक्यूमेंट्स की हम लोग बात करते हैं। तीसरा आता है जी ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का मतलब हो गया ऐसा समय जिस समय के रिटन डॉक्यूमेंट्स को हम लोग पढ़ने में सक्षम है और उससे हमको जानकारियाँ एक तरीके से विधिवत रूप से मिलना शुरू हो जाती है। तो भाई प्रागैतिहासिक काल की अगर हम लोग बात करें तो आदि मानव के उत्तराखंड में कई सारे हमको साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होगा वो है अल्मोड़ा का। से हमको क्या साक्ष्य मिला है इसको हम लोग जिले वाइज पढ़ेंगे कि भाई अल्मोड़ा से क्या कहाँ से प्राप्त हुआ, चमोली में कहाँ से प्राप्त हुआ, उत्तरकाशी में कहाँ से प्राप्त हुआ, चंपावत में कहाँ से प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम लोग उसको जिले वाइज पढ़ेंगे। तो भाई अल्मोड़ा की अगर हम लोग बात करें तो अल्मोड़ा आपको पता है कि सालबनी और कौसामी जो नदी है उसके बीच का क्षेत्र जो है इसे हम लोग अल्मोड़ा कहते हैं। तो अल्मोड़ा में जो सबसे इंपॉर्टेंट खोज हुई थी उससे हम कहते हैं लघु डियार। क्यों भाई? क्योंकि लाखों साल पुरानी ये गुफा है और इसको जो वहाँ के जो निवासी थे उसे लघु डियार के नाम से जानते हैं, जो अल्मोड़ा के हम कह सकते हैं कि दल बैंड के बाड़े छिना के पास में स्थित है। एमपी जोशी जी ने 1963 में इसकी खोज की थी, लेकिन 1968 में बुक के माध्यम से जनता के सामने इसको पेश किया था। और यहाँ से हमको क्या प्राप्त हुआ भाई? यहाँ से हमको प्राप्त हुआ है मानव के सुंदर चित्र हमको मिले हैं। इसके अलावा मानव की आकृतियाँ मिली है, पशु पक्षियों के इसमें चित्र मिले हैं जिसमें वो नृत्य कर रहे हैं। तो नृत्य करते हुए लाल रंग के जो चित्र हमको मिलेंगे वो अल्मोड़ा की विशेषता है। मतलब अल्मोड़ा में जितने भी साक्ष्य प्राप्त हुए उनमें से ये बातें कॉमन रहने वाली हैं। एक तो नृत्य करते हुए हमको दिखाया गया, दूसरा लाल रंग का या फिर कह सकते हो कि कत्थई रंग का उसमें प्रयोग किया गया, गुलाबी रंग का प्रयोग किया गया। तो ये कुछ खास बातें अल्मोड़ा में आपको देखने को मिल जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं लेवेथाप, क्योंकि भाई लाल रंग का प्रयोग हुआ था इसलिए इसको कहा गया लेवेथाप। तो ये भी लघु डियार के कुछ दूरी पर स्थित है और यहाँ से हमको लाल रंग के चित्र प्राप्त हुए हैं। मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि मानव को शिकार करते हुए ये यहाँ पर दिखाया गया, और हाथों में हाथ डालकर नृत्य करते हुए। तो अल्मोड़ा में मैंने कहा आपको कि बिल्कुल कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर भाई अगला जो फालसीमा है, फालसीमा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो फालसीमा हमको प्राप्त हुआ है, फालसीमा से हमको कुछ हमको अभिलेख मिले हैं। जिस अभिलेख की अगर हम लोग बात करें तो भाई इन अभिलेखों में यानी कि जो दो गुफाएं हमको यहाँ से प्राप्त हुई हैं, उन दो गुफाओं में से जो पहली गुफा है उसमें योग की मुद्रा में हमको आदि मानव दिखाया गया है। इससे हमको योग का इतिहास पता लगता है कि भाई योग कितना साल पुराना इतिहास रहा होगा। पेटसाल की बात करें जी, पेटसाल जो है अल्मोड़ा में लघुडियार के कुछ दूरी पर यह भी स्थित है, और इसकी जो खोज की थी वो यशोधर मठपाल के द्वारा 1989 में की गई थी। यहाँ से हमको मानव जो है वो नित्यरत मानव कृतियाँ हमको कत्थे रंग में हमको मिली है। अब बात करते हैं फड़कानोली की। तो भाई फड़कानोली जो है यहाँ से हमको तीन गुफाएं प्राप्त हुई है, जिसमें से पहली गुफा जो है उसकी छत नाग के फन की तरफ बाहर निकली हुई है, क्योंकि नाग के फन की तरफ बाहर निकली होगी तो वो लोगों के छुपने का एक आसान तरीका होगा। जो उनको जलवायु से या फिर मौसम की जो थपेड़े होती हैं उनसे उनको बचाता था। इसकी खोज भी जो है 1985 में यशोधर मठपाल के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना होगा। इसके बाद हम लोग बात करें जी कसार देवी। तो कसार देवी आपको पता है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्वेश्चन बन चुके हैं वीडियो से। तो कसार देवी जो है भाई वो कश्यप पहाड़ी पर एक तो स्थित है ना। दूसरा यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि मैग्नेटिक पावर्स
होती है। जैसे हम लोग बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी के हिसाब से, तो जो रॉकिस माउंटेन है नॉर्थन अमेरिका में, आपको देखने को मिलेगा कि भाई वहाँ पर भी क्या है, मैग्नेटिक पावर से ध्यान वगैरह लगाना यहाँ पर बड़ा जो होता है वो आसान हो जाता है। तो भाई कसार देवी की इस महत्ता को देखते हुए स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आए। इसके अलावा दलाई लामा भी जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो है वो, उनका भी यहाँ पर आगमन हुआ। और हिप्पी मूवमेंट जो था वो भी, इसकी भी शुरुआत जो है हम लोग बोलते हैं कि कसार देवी के पहाड़ों से हुई थी। तो भाई कसार देवी में हमको क्या मिला है, यहाँ से हमको जो है वो 14 नर्तकों का सुंदर चित्रण मिला है, यानी कि 14 नर्तक हमको मिले हैं। और बड़ा सुंदर चित्रण हमको यहाँ पर कसार देवी की इन पहाड़ियों से जाकर के हमको मिलता है। तो ये आपको थोड़ा बहुत जानना होगा कसार देवी के बारे में। रामगंगा घाटी अगर हम लोग बात करें, रामगंगा नदी के बारे में अगर बात करें, तो रामगंगा नदी आपको पता है कि पश्चिम में रामगंगा जो है, ये गंगा की एक सबसे पहली बड़ी सहायक नदी है, पश्चिमी रामगंगा। अब रामगंगा आपको पता है कि भाई वो रानीखेत से होते हुए और आपके जो है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क से होते हुए यूपी के कन्नौज में जाकर के गंगा नदी से जाकर के मिलती है। गंगा के उत्तराखंड के बाहर गंगा से मिलने वाली सबसे पहली ये जो है वो नदी है, जिसमें एक प्रयाग स्थित है, जिसको हम कहते हैं कन्याकुब्ज, यानी कि कन्नौज पे जाकर के मिलती है। और यही नदी है जिस पर जाकर के आपको पता है कि कोसी नदी भी जो है वो रामगंगा नदी की एक सहायक नदी है, आगे जाकर के यूपी में इसमें मिल जाती है। तो भाई रामगंगा घाटी से यशोधर मठपाल को क्या हुआ, कुछ प्राप्त हुए थे, पाषाणकालीन कपमार्ग सभागार, और रामगंगा का जो प्राचीन नाम हमको मिलता है वो रथवाहिनी मिलता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट रहता है। और जबकि बात करें अलकनंदा नदी का, तो अलकनंदा नदी का जो है आपको पता होगा कि हिरण्यवर्तनी, इसका नाम हमको जो है वो कालिदास के अभिलेखों में भी हमको प्राप्त होता है। उत्तर काशी की बात हम लोग करें जी, उत्तर काशी का आपको पता है कि जो प्राचीन नाम है वो सौम्य काशी भी है उत्तर काशी का एक नाम, और उसके अलावा बाड़ाहाट भी इसका एक प्राचीन नाम है। उत्तर काशी में हुडली से हमको क्या प्राप्त हुआ है, नीले रंग के शैलचित्र प्राप्त हुए। तो यहाँ से अलग अलग रंग के जो शैलचित्र प्राप्त होंगे उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएंगी। तो नीले रंग के शैलचित्र हमको प्राप्त हुए जी। दूसरा आपका पड़ता है पुरोला, यहाँ से हमको काले रंग के आलेख प्राप्त हुए, यानी कि काले रंग के चित्रों से शायद आदि मानव ने अपने जो बच्चे हैं उनको शिकार करने के बारे में जानकारी दी होंगी, जिसको शंख लिपि में दिखाया गया है। शंख लिपि का मतलब होता है कि ऐसी लिपि जिसको अभी तक हम लोग पढ़ नहीं पाए, इसका आकार शंख के आकार का ही होता है। दूसरा, दक्षिण भारत में हमको अधिकतर जो आदि मानव के साक्ष्य मिले उसमें शंख लिपि हमको मिलती है। हालांकि दक्षिण भारत में आप जानते हैं कि आदि मानव के साक्ष्य हमको कम मिलते हैं, जबकि नर्मदा नदी के ऊपर का जो हिस्सा था, यानी कि नॉर्दर्न पार्ट जिसे हम लोग कहते हैं, वहाँ पर हमको आदि मानव के साक्ष्य ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं। अगला है जी थापली, यहाँ से मिट्टी के बर्तन हमको प्राप्त हुए हैं। अब बात करते हैं चमोली से। चमोली में एक गुफा पड़ती है जिसे हम कहते हैं भाई गोरखा गुफा। अब गोरखा गुफा की जो खोज हुई थी, ये तो की थी भाई MP जोशी जी ने इसकी खोज की थी, राकेश भट्ट ने इसकी खोज की थी। और क्योंकि यहाँ पर गोरखा लोग जो है अपने लूट का माल छुपाते थे, यानी कि 1790s के अगर हम लोग बात करें तो उत्तराखंड में गोरखाओं का आगमन हो चुका था, कुमाऊं में खासकर 1803 के 4 के बीच में गोरखा लोग लगातार जो है गढ़वाल पे आक्रमण करते। मुख्य उद्देश्य रहा धन संपदा लूटना, और लूट करके वो जब लूट भागते थे तो, और वो जो लूट का जो माल था वो इन गुफाओं में जाकर के छिपाते थे, और उनके पीछे जो है आदि मानव के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई वहीं पर, यानी कि इस स्थान पर जो है वो आपकी जो है गोरखा गुफा स्थित है। गोरखाओं का द्वारा यहाँ पर लूट का माल छिपाया गया था, जिस कारण से इसका नाम जो है वो गोरखा गुफा पड़ गया है। चमोली में अलकनंदा नदी के पास जो है वो डुगरी गांव पड़ता है, उस डुगरी गांव के निकट में ये स्थित है। और यहाँ से हमको कुल 41 मानव आकृतियाँ मिलती हैं, अलग अलग प्रकार की मिलती है। इसके अलावा जो जानने वाली चीज़ हैं वो ये है कि यहाँ से हमको मानव, भेड़, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र मिलते हैं, यानी कि जो जानवरों का स्पष्ट रूप से हमको चित्र मिलता है वो मानव का मिलता है, भेड़ का, बारहसिंगा, लोमड़ी आदि के रंगीन चित्र हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि भाई गुलाबी रंग के चित्र जो है ज़्यादा मिलते हैं। और यहाँ पर मानवों को, पशुओं को हाँकते हुए, उनका शिकार करते हुए, उनको दौड़ाते हुए हमको दिखाया गया। किमनी गांव, चमोली के थराली के पास जो है वो किमनी गांव से हमको कुछ गुफाएं मिली है, और यहाँ से हमको हल्के सफेद रंग के चित्रित हमको क्या मिले हैं, हथियार एवं पशुओं के शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। मलारी गांव जी, मलारी गांव तिब्बत के निकट जो है वो मलारी गांव स्थित है, और यहाँ इस एरिया की जो खोज की थी 1956 में शिव प्रसाद डबराल ने खोज की थी, जिसे हम लोग चारण के नाम से कहते हैं। हालांकि ये खोज जो थी बिल्कुल वो शुरुआती खोज थी, उसके बाद तो बहुत सारी जानकारी हमको बाद में प्राप्त हुई, और बुक उन्होंने लिखी शिव प्रसाद डबराल ने, जिसके बाद से जो है वो दुनिया को पता लगा कि इस एरिया पे भी हमको आदि मानव के साक्ष्य मिलते हैं।
यहाँ से इनको क्या प्राप्त हुआ, यहाँ से इनको समाधान प्राप्त हुआ। बाद में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो शोधकर्ता थे, गढ़वाल यूनिवर्सिटी के जो रिसर्चर थे, 2002 में उनको यहाँ से जो है वो नरकंकाल प्राप्त हुआ, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, जानवरों के अंग प्राप्त हुए, कांसे का कटोरा प्राप्त हुआ और 5.2 किलो का सोने का मुखौटा या मुखावरण प्राप्त हुआ था, जो एक इंपॉर्टेंट खोज यहाँ पर होने वाली है। सेकंड चीज आप लोग ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान की जो स्वात घाटी है, जो स्वात नदी पाकिस्तान में बहती थी, उस जिसका हमको वर्णन मिलता है ऋग्वेदिक ग्रंथों में, तो पाकिस्तान के स्वात घाटी के समान जो है मिट्टी के बर्तन जो है वो यहाँ पर भी हमको प्राप्त हुए। तो एक हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछा यहाँ पर जाए। पिथौरागढ़ की बात हम लोग करें भाई, पिथौरागढ़ के बनकोट से हमको 8 ताम्र मानव कृतियां प्राप्त होती हैं। चंपावत से अगर हम लोग बात करें तो भाई चंपावत के देवधुरा से हमको क्या मिलता है, 1856 में हेवनहुड को यहाँ से जो है वो पुरापाषाणिक सभागार यहाँ से हमको मिला था, जो आप कह सकते हो कि भाई प्रागैतिहासिक अवशेषों की पहली खोज थी। ठीक है, तो ये जानकारी हमको उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल के बारे में प्राप्त हुई है। तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पर कवर हो जाता है। सेकंड हम लोग बात करते हैं आदि ऐतिहासिक काल की। मैंने आपको बताया कि भाई इस समय लिखित दस्तावेज तो थे नहीं, तो आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी हमको कम, लेकिन हम लोग इसमें शामिल करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का भी इतिहास, यानी कि वैदिक कालीन इतिहास, जिसमें हम लोग देवकालीन इतिहास को भी हम लोग उसको कह सकते हैं, उसको भी हम लोग इसमें शामिल कर लेंगे। तो भाई आदि ऐतिहासिक काल के बारे में हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग जो है कोई बहुत ज़्यादा जानकारी हमको इसके समय की नहीं मिली है। तो जो कुछ हमको मिला है हमको वो हड़प्पा काल के बाद का समय के बारे में हमको जानकारी मिली, जिसमें हम लोग कहते हैं कि वैदिक सभ्यता के कुछ जो है वो प्रमाण हमको मिले हैं, और उसमें आर्य सभ्यता या जो है वो आर्यन की एंट्री और उत्तराखंड में उनका प्रवेश जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। बोलते हैं कि भाई आर्यंस का भी जो एंट्री हुई थी, उनका भी जो उत्तराखंड में आगमन हुआ था, तो उसी के कारण से हम लोग के उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों का नाम भी पड़ा है। जैसे हम लोग बात करें माणा की, ठीक है, तो भाई मनु का यहाँ पर आगमन हुआ, जिसके कारण से हम लोग उसको कहते हैं कि भाई माणा का भी एक नाम पड़ा। तो भाई देवकालीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं कि भाई जो आर्य थे, यानी कि जो प्रथम आर्य थे, उन आर्य नरेश थे, उनका नाम हमको मिलता है प्रजापति। और बोलते हैं कि दक्ष प्रजापति की जो है जो पुत्रियां थी, तो उनकी पुत्रियों का जो विवाह हुआ था वो गुरु कश्यप से हुआ था। और गुरु कश्यप से होने के बाद क्या हुआ कि उनकी सबसे बड़ी पुत्री से जो है वो जो है वो असुर उत्पन्न हुए, और सबसे छोटी पुत्री अदिति से हम लोग बोलते हैं कि देवता पैदा हुए। और इसको हम लोग कहते हैं कि देवकालीन शासन व्यवस्था का हमको पता चलता है इस समय के बारे में। पहला हम लोग बात करें तो कैलाश जो है वो आपको पता है कि उत्तराखंड का जो ट्रांस हिमालयन वाला जो क्षेत्र पड़ता है उसमें आपका कैलाश पड़ता है। और बोलते हैं कि यहाँ के उस समय के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट थे, वो थे आपके शिव। अलकापुरी यानी कि माणा, इसके राष्ट्राध्यक्ष जो थे वो कुबेर थे, और इनकी राजधानी जो थी वो अलकापुरी थी। पुराणों में हमें माणा का नाम जो है वो मणिभद्र में मिलता है, और बोलते हैं कि भाई मनु का भी आगमन यहाँ पर हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर कुछ जातियों के प्रमाण हमको मिले, जिसमें सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, किन्नर जातियाँ यहाँ पर निवास करती थी, ऐसे प्रमाण हमको मिलते हैं। देवपुरी की अगर बात करें तो भाई यहाँ के राजा जो थे वो इंद्र थे, और यहाँ से हमको यक्ष व गंधर्व जातियों के निवास के प्रमाण हमको मिलते हैं। हिम क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ के राजा थे हिमालय, और उनकी पुत्री जो थी उमा यानी कि पार्वती, जिसका जो अगला जन्म रहेंगे वो पार्वती भी रहेगा। तो इनका हुआ था भाई शिव से, और इसी उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं जी, नंदा राज्य यात्रा हम लोग मनाते हैं हर 12 सालों में। तो लास्ट जो हुई थी वो 2014 में हुई थी, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नंदा राज्य यात्रा के बारे में हम लोग बात करें तो भाई 19 से 20 दिन की यात्रा, 18 से 19-20 दिन की यात्रा रहती है, और 280 किलोमीटर की पूरी डिस्टेंस रहती है। तो ये आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। भाई साहित्यिक स्रोतों में मैंने आपको बताया कि कुछ ऐतिहासिक स्रोत हमको मिले हैं, जिसके बारे में क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख हमको मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। इसमें इस क्षेत्र को देवभूमि कहा गया है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी इसमें कहा गया है। ब्राह्मण ग्रंथों की बात करूं तो भाई ब्राह्मण ग्रंथ में जो ऐत्रेय ब्राह्मण है, उस ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में उत्तराखंड को उत्तर कुरु शब्द कहा गया है ना, क्योंकि पुरु लोग यहाँ पर रहा करते, तो इसलिए उसको कुरु नाम से संबोधित किया गया। स्कंद पुराण की अगर हम लोग बात करें तो भाई स्कंद पुराण में ब्रह्मपुर खसदेश इसको कहा गया है, और मनुष्यों की पूर्ण भूमि भी इसे कहा गया है। स्कंद पुराण में 5 हिमालयी जो खंड थे उनके बारे में जानकारी हमको मिलती है, जिसमें से एक था आपका केदार खंड, दूसरा था मानस खंड, तीसरा नेपाल, जालंधर, कश्मीर, इसका भी उल्लेख हमको मिलता है। अब केदार खंड की बात करें तो वो गढ़वाल के लिए संबोधित किया गया, मानस खंड की बात करें तो कुमाऊं के लिए संबोधित किया गया, ठीक है।
अब स्कंद पुराण में जो कुमाऊं का जो क्षेत्र है, मानस खंड जो है, उसका जो क्षेत्र पड़ता है, हम लोग कहेंगे कि भाई वो नंदागिरी पर्वत से लेकर के जो है आपका वो काली जो नदी पड़ती है वहां तक का पूरा क्षेत्र पड़ता है। गढ़वाल की हम लोग बात करें तो भाई हरिद्वार से लेकर हिमालय तक का जो क्षेत्र है उसको हम लोग कहा कि भाई ये जो है आपका केदार खंड का क्षेत्र है, जिसमें से हम लोग कहेंगे कि नंदा देवी को बताया गया कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा। बौद्ध ग्रंथ जो थे, पाली भाषा के जो बौद्ध ग्रंथ थे उसमें उत्तराखंड को हिमवंत कहा गया है। महाभारत की अगर हम लोग बात करें तो वन पर्व में गढ़वाल के लिए बद्रिकाश्रम, तपोभूमि व स्वर्ग भूमि शब्द प्रयोग किया गया। पुराणों में कुमाऊं को कुर्मांचल शब्द भी कहा है, क्योंकि कुर्म अवतार यहाँ पर हुआ था विष्णु का, इसलिए इसको कुर्मांचल शब्द कहा गया है। सबसे पहला स्कंद पुराण में ही कुमाऊं का उल्लेख मिला, यानी कि सबसे पहले उत्तराखंड की अगर हम लोग बात करें, कुमाऊं की बात हम लोग करें तो कुमाऊं का जो पहली बार उल्लेख मिला हमको स्कंद पुराण में हमको मिलता है। भाई इसी बीच में आपको पता है कि उत्तराखंड में एंट्री हो चुकी थी हैंसांग की, क्योंकि हर्षवर्धन के समय पे उत्तराखंड उसके अधीन था। तो हैंसांग ने अपनी पुस्तक जो लिखी है सीयूकी में, उसने उत्तराखंड को पोली हीमो यूरो कहा है, और इसका अर्थ होता है कि ब्रह्मपुर। असल में ब्रह्मपुर इसकी राजधानी भी उस समय थी, ऐसा हम लोग मान कर चल सकते हैं। और कुमाऊं और गढ़वाल दोनों का इलाका इसके अंतर्गत होता था। इसके अलावा कुल क्षेत्रफल जो बताया था वो 667 ली यानी कि माइल्स जो है वो उत्तराखंड का क्षेत्रफल बताया था। इसके अलावा हैंसांग ने जो है हरिद्वार को मोयूलो कहा था, यानी कि मयूर नगरी, और इसका क्षेत्रफल जो है वो 20 ली बताया था। गोविसाण का भी जिक्र किया था अपनी किताब में, जिसको बाद में प्रोफेसर कनिंगहम ने कहा कि भाई ये तो वर्तमान काशीपुर का ही एक नाम है। गढ़वाल से संबंधित तथ्यों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर कुमाऊं से संबंधित तथ्यों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो भाई गढ़वाल जो है हम लोग बोलते हैं कि शुरुआत में जो गढ़वाल जो था वो 52 गढ़ों में विभाजित था, और जो 52 गढ़ों को जीतेगा वो बनाएगा अखंड गढ़वाल। जैसे हम लोग बात करें 16 महाजनपदों में उस समय भारत बटा हुआ था। अशोक ने 261 में वो जो अंतिम जो जनपद था, महाजनपद था कलिंग, उसको जीता, और उसके बाद अखंड भारत का निर्माण अशोक ने किया। वैसा ही राजा अजयपाल ने इन 52 गढ़ों को जीता, और 52 गढ़ों को जीत करके जो है उसने अखंड गढ़वाल का निर्माण किया, जिसमें सबसे शक्तिशाली गढ़ जो था वो चांदपुर गढ़ था, और अधिकतर जो है राजधानियां स्टार्टिंग पे यहीं पर होती थी, है ना। बोलते हैं कि इसके राजा जो थे वो भानु प्रताप थे। इसके बाद पवार या फिर परमार शासक थे, और यानी कि परमार की बात हम लोग करें तो संस्थापक इसके कनकपाल हुआ करते थे, और अजयपाल जो है बाद में आए थे। 1515 में अजयपाल ने जो है वो 52 गढ़ों को जीता और अखंड गढ़वाल का निर्माण किया। लेकिन गढ़वाल शब्द का जो पहली बार प्रयोग हमको मिलता है वो मिलता है हमको मौलराम के जो ग्रंथ थे उसमें हमको जानकारी ऐसी मिलती है। मोराम के जो ग्रंथ थे इसमें कह सकते हैं भाई गढ़ राजवंश का इतिहास, उसमें भी हमको जानकारी मिलती है कि 1815 में पहली बार जो है वो गढ़वाल शब्द इनके द्वारा प्रयोग किया गया था। इसके अलावा गढ़वाल में हमको कई सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे टिहरी में टिहरी का जो देवप्रयाग है वहाँ पर हमको भगवान राम का अंतिम समय यहाँ पर बीता था तपस्या करते हुए शिव की, ऐसी हमको जानकारियाँ मिलती है। और रघुनाथ मंदिर के निकट ही इनका तपस्या करते हुए इनका अंतिम समय बीता। और देवप्रयाग की जो शीतोष्णीय पट्टी पड़ती है, उस शीतोष्णीय पट्टी में बोलते हैं कि सीता माता धरती में समा गई थी, और यहीं पर हम लोग मनसार मेला प्रतिवर्ष मनाते हैं। इसके अलावा टिहरी के तपोवन में लक्ष्मण जी का भी अंतिम समय जो है बीता था। इसके अलावा अगर बात करें भाई रामायण काल में, रामायण कालीन जो इतिहास हमको मिलता है उसमें जानकारी मिलती है कि भाई बाणासुर जो थे ना, उसका राज्य जो था, उसका जो पूरा का पूरा राज्य था वो गढ़वाल क्षेत्र में स्थापित हुआ था, और उसकी राजधानी जो थी वो ज्योतिषपुर थी, जो पड़ता है जोशीमठ चमोली में। लेकिन बाणासुर का किला हमको मिलता है चंपावत में, जो कुमाऊं से संबंधित तथ्य है। महाभारत के वन पर्व के अनुसार जो है वो केदारनाथ का एक नाम मिलता है हमको, भृंगतुंग मिलता है। इसके अलावा महाभारत के अनुसार यहाँ पर पुरु और किरात और पुलिंद जातियां निवास करती थी, जिसमें पुलिंद जाति काफ़ी शक्तिशाली हुई, और पुलिंद जाति ने आगे जाकर के अपनी राज व्यवस्था स्थापित की, जिसमें से पुलिंद शब्द जो है वो बार बार इतनी बार प्रयोग हुआ कि उसका उच्चारण जो था वो बदल गया और उसके कुड़िंद कहा गया। तो पुलिंद जाति से ही आगे जाकर के कुड़िंद राजवंश की स्थापना हम लोग मानते हैं कि भाई कुड़िंद राजवंश स्थापित हुआ था। इसमें हम लोग बात करेंगे कि कुड़िंद राजवंश की जो शुरुआत की जो जड़ें थी वो महाभारत कालीन थी, ठीक है। तो पुलिंद राजा सुबाहु जो थे वो सबसे पहले इसके आदि पुरुष थे, यानी कि सबसे पहले प्रथम राजा जो बने थे वो सुबाहु बने थे, और उनकी राजधानी श्रीपुर यानी कि श्रीनगर थी। सुबाहु ने पांडवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था, ऐसी जानकारी हमको मिलती है। सुबाहु का पुत्र था विराट, और विराट की राजधानी विराटगढ़ी जो पड़ता आपका जौनपुर का कालसी क्षेत्र। और बोलते हैं कि विराट जो था उसकी पुत्री जो थी उत्तरा, उसका विवाह हुआ था अभिमन्यु से, इसकी जानकारी भी हमको जो है वो मिल जाती है।
गढ़वाल में बद्रिकाश्रम और चमोली, बद्रिकाश्रम जो पड़ता है चमोली में, कड़वाश्रम पड़ता है पौड़ी में। यहाँ पर 2 विद्यापीठ भी थे, है ना, जहाँ पर शिक्षा वगैरह प्राप्त की जाती थी। कड़वाश्रम बोलते हैं कि भाई मालिनी नदी के तट पर स्थापित था, और कड़वाश्रम का वर्तमान नाम जो है वो चौका घाट है। अगर हम लोग बात करें कि भाई भरत का जन्म भी यहीं पर हुआ था, दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का पूरा पूरा प्रसंग जो है वो कड़वाश्रम से जुड़ा आपका रहता है। गढ़वाल में खस जाति बाद में हम लोग देखेंगे कि भाई इतनी प्रचलित हो गई या फिर इतनी शक्तिशाली होगी मौर्यों के समय और उनके बाद के टाइम पीरियड में, कि भाई बौद्ध धर्म का यहाँ पर प्रचार प्रसार हुआ, हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया आप कह सकते हैं, है ना, और हिंदू मंदिरों को अपवित्र किया गया। बाद में शंकराचार्य की एंट्री होती है, और एंट्री होने के बाद वो उन मंदिरों को दोबारा से विस्थापित, जो मंदिर थे उनको दोबारा से स्थापित करवाया गया। तो महाभारत, और आपको पता है कि 820 में 820 में भी शंकराचार्य का भी जो अंतिम समय था वो उत्तराखंड में ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हुए बीता है। महाभारत के अनुसार पांडव जो थे वो बद्रीनाथ के पास पांडु के साथ चमोली में पैदा हुए थे, ऐसा भी हमको जानकारी मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार बाड़ाहाट जहाँ पर लाक्षागृह बनाकर दुर्योधन ने पांडवों को जलाने का प्रयास किया था, वो भी यहाँ पर रखा हुआ है। आपको पता होगा जौनसारी जनजाति जो होगी वो मानती है कि भाई पांडव लोग उनके एरिया पे रहा करते थे, तो उनके अस्त्र शस्त्रों की पूजा भी वो लोग करते हैं। महाभारत के अनुसार नर नारायण नाम का जो पर्वत था, या फिर नर नारायण ने बद्रीनाथ में हजारों वर्षों तक तपस्या की, और यहीं पर अर्जुन व कृष्ण का जन्म भी हुआ, ऐसा हमको जानकारी मिलती है। दक्ष यज्ञ के पश्चात शिव ने जागेश्वर में तपस्या की थी, और कार्तिकेय का जन्म भी यहीं पर हुआ था, ऐसा भी हमको प्रमाण मिलता है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग का प्राचीन नाम हमको मिलता है पुनार या फिर रुद्रावत। अब बात करते हैं कुमाऊं से संबंधित तथ्यों की। भाई कुमाऊं का सर्वाधिक उल्लेख स्कंद पुराण के मानस खंड में हमको मिलता है, और यहाँ पर किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व इस प्रकार की जातियों का हमको उल्लेख मिलता है। अल्मोड़ा के जाखन देवी, तो आप कह सकते हो कि भाई स्पष्ट प्रमाण है जो है यक्षों के, है ना, अल्मोड़ा का जो जाखन देवी मंदिर है यहाँ पर हमको यक्षों के निवास की पुष्टि पूरी तरीके से हो जाती है। अब प्राकृत के जो प्राकृत भाषा उसके शब्द कुर्म से ही कुमाऊं का निर्माण हुआ है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। आपको पता होगा कि भाई समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन से विष निकलने जब लगा था, पहाड़ का जो मंथन हो रहा था, तो उस समय पहाड़ को बैलेंस करने के लिए, उस पर्वत को बैलेंस करने के लिए बोलते हैं कि जो विष्णु थे उन्होंने अपना एक अंतिम अवतार लिया था, उन्होंने अपना एक अवतार लिया था। आपको पता है कि गुप्त काल में विष्णु के जो है वो 10 अवतारों की बात हुई थी, जिसमें से एक अवतार हम लोग बात करें तो कुर्म अवतार भी था, है ना। मत्स्य अवतार सबसे प्राचीन था, लेकिन इसमें से कुर्म अवतार, गौतम बुद्धा को हम बोलते हैं कि वो नवा अवतार है। 10वां अवतार जो है कल्कि, वो यूपी में भी कई बार यूपी में जो है वो कलयुग के अंत में आपको हो सकता है कि वो देखने को मिल जाए, ऐसा हमको जानकारी गुप्त काल में मिलती है। तो भाई बोलते हैं कि भाई कुर्म यानी कि जो विष्णु थे उन्होंने जो है कच्छप अवतार लिया, यानी कि कछुए का अवतार लिया। कुर्मांचल शब्द का निर्माण इससे हुआ है, और वो कहाँ पर उग लिया था? कांतेश्वर पर्वत चंपावत में, जिसे हम लोग कामदेव पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ऐतिहासिक काल की हम लोग बात करते हैं भाई, उत्तराखंड के जो लिखित हमको इतिहास मिला, वो कहाँ से हमको मिला है, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्पष्ट है, वो है जी कालसी अभिलेख। अशोक के द्वारा जो कालसी अभिलेख बनाया गया है 257 BC में देहरादून के कालसी क्षेत्र में, तो ये स्पष्ट प्रमाण है जिसमें आप कह सकते हो कि इस क्षेत्र से संबंधित यहाँ का जो हमको अभिलेख मिला है भाई, वो क्या है? अशोका अभिलेख। और कालकुट का प्राचीन नाम, कालसी का प्राचीन नाम क्या था? कालकुट था। ब्राह्मी लिपि का है, पाली भाषा में लिखा गया है, और अशोक ने लिखा है कि भाई मैंने चिकित्सा की सारी व्यवस्था कर दी है, और हिंसा को त्यागने के लिए और पशु बलि को त्यागने के लिए, ऐसी बातें अशोक ने इस अभिलेख में की गई है। ठीक है। और अशोक ने कालकुट को जो यानी कि इस एरिया को क्या कहा है? उपरांत कहा, यानी कि इस एरिया के क्षेत्र को कहा है उपरांत, और यहाँ के निवासियों को कहा है पुलिंद। तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई जो पुलिंद शब्द था वो दोबारा से यहाँ पर वर्णन हुआ, और आगे जाकर के पुलिंद को हम लोग ने क्या कहा? कुड़िंद कहा। तो जो कुड़िंद जाति है उसका एक संपर्क हमको मिला है कहाँ से? महाभारत से। दूसरा संपर्क को मिला है हमको मौर्यों के टाइम से, और हम लोग पढ़ेंगे कि मौर्यों के बाद भी उनकी क्या स्थिति रही थी। कालकूट कुड़िंदों की राजधानी भी रहा था, यह टॉन्स और यमुना नदी के संगम पर था, ऐसी जानकारी मिलती है। नैनीताल की अगर हम लोग बात करें, नैनीताल वह बाड़वाला है ना, नैनीताल व देहरादून के बाड़वाला से हमें ईंटों पर उत्कीर्ण लेख मिलते हैं। जो ईंटों पर जो छपे हुए जो लेख हमको मिलते हैं वो नैनीताल और बाड़वाला देहरादून से हमको प्राप्त होते हैं। लाखा मंडल की अगर हम लोग बात करें जी, यहाँ से हमको राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त होता है। हम लोग बात करेंगे राजकुमारी ईश्वरा का डिटेल से, कि कहाँ से आई थी, कौन थी, और क्या हुआ था इसके पति के साथ, जिसके बाद इसने मंदिर की स्थापना, शिव मंदिर की स्थापना लाखा मंडल में की थी।
त्रिशूल अभिलेख, अब ध्यान रखना कि त्रिशूल अभिलेख से जुड़ा क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में भी बन चुका है। तो बाड़ाहाट जो है यहाँ से हमको एक त्रिशूल अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके अलावा चमोली से भी हमको प्राप्त हुआ है। गोपेश्वर की हम लोग बात करें तो भाई गोपेश्वर जो है वो नागवंश के गुहा नाग व अशोक चल से संबंधित अभिलेख भी हमको मिला है। अशोक चल का भी उत्तराखंड में आगमन हुआ था 1191 में, है ना, आक्रमण भी हुआ था। तो उसके भी हमको कुछ अभिलेख यहाँ से प्राप्त होते हैं। और नागवंश में आप हम लोग पढ़ेंगे कि गुहा नाग भी के भी अभिलेख हमको यहाँ से प्राप्त होते हैं। अंबाड़ी अभिलेख हम लोग बात करें तो भाई जो देहरादून से हमको शुंग वंश के महामित्र शुंग का हमको अभिलेख प्राप्त होता है, जिसे हम लोग अंबाड़ी अभिलेख कहते हैं। उत्तराखंड में प्राचीनतम निवासी की हम लोग बात करें तो भाई उत्तराखंड में आदिम समय से कई सारी जातियां यहाँ पर आई थी, क्योंकि उत्तराखंड वो स्थान है जहाँ पर उस समय जो जनसंख्या थी वो कम थी, और ये स्थान काफ़ी अच्छा था, जिससे आप योग वगैरह, ध्यान वगैरह या फिर वेदों को पढ़ने के लिए काफ़ी उपयुक्त माना जाता था। तो भाई सिंधुवासी जो बोलते हैं कि भाई सिंधुवासी भी जब आर्यन का एंट्री हुई, सिंधुवासियों का देखो, सिंधुवासियों के पतन के कई सारे कारण देते हैं। इसमें से एक कारण आपको पता है कि भाई आर्यन का इन्वेजन भी था। दूसरा हम लोग सबसे उपयुक्त बोलेंगे तो भाई वो तो रहेगा जलवायु, यानी कि मौसम का बदलना या फिर जलवायु के कारण जो होगा वो आर्यों का पतन हुआ। लेकिन एक कारण हम लोग ये भी देते हैं कि भाई आर्यन की एंट्री हुई, आर्यन ने जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से युद्ध किया, जिसके बाद वो दर बदर की ठोकरें खाकर इधर उधर भटकते रहे, और जहाँ जहाँ पर उनको स्थान मिला वहाँ पर वो लोग बसे। तो सिंधुवासी जब आर्यों से पराजित हुए तो उत्तराखंड में अपना उन्होंने स्थान बना लिया, और उत्तराखंड में जो है इनको कहा गया कोल जाति, जो पहली अप्रवासी जनजाति हमारे उत्तराखंड की थी। लेकिन ऋग्वेद में इन्हें दास या दसास शब्द इनके लिए प्रयोग किया गया। इसके बाद एक महत्वपूर्ण जनजाति आई थी, वो किरात थी। और किरात जो है एक मंगोलॉइड प्रजाति है। बोलते हैं कि असम, भूटान, सिक्किम, नेपाल से होते हुए हिमाचल प्रदेश के रास्ते उत्तराखंड में आई। और आपको पता है कि उत्तराखंड में कई सारी जनजातियां हैं जो किरात वंशी हैं। कालिदास के कुमार संभव में भागीरथी नदी के तट पर निवासियों को किरात भी कहा गया था, तो इसके स्पष्ट प्रमाण हमको मिल जाते हैं। राहुल सांकतियान के हिमालय परिचय में हमको लिखा गया कि उत्तराखंड में निवास करने वाली कोल जाति को पराजित कर किरातों ने विभिन्न स्थानों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर दिया। इसके अलावा कालिदास के रघुवंश काव्य में किरात, कंबोज, हुण जातियों का भी वर्णन हमको मिलता है, तथा रघु व किरातों के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसका भी हमको वर्णन मिल जाता है। किरात जाति उस समय काफ़ी शक्तिशाली थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब और भी जातियाँ आई और शक वगैरह जाति आई, तो ये क्या हो गए, पराजित हो गए और कमजोर हो गए। शकों का संबंध हम लोग बताते हैं कि भाई आर्यों से था, यानी कि आर्यों की एक शाखा थी, हम लोग ऐसा मानकर चलते हैं, मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। ऋग्वेद में वर्णन है कि भाई आर्य जो है वो 5 जो है जातियों में विभक्त थे। हिमालय क्षेत्र का वैदिक साहित्य में जो नाम हमको मिलता है, ये मेरु मिलता है और सुमेरु मिलता है। ऋग्वेद के अनुसार संबर के जो 100 गढ़ थे, उन गढ़ों को जो है देवराज इंद्र और सुदास के युद्ध के बीच में वो नष्ट कर दिया गया था। तब से केदारखंड में बोलते हैं कि गढ़ों का निर्माण की परंपरा चली है। तो गढ़ों के निर्माण, जो 52 गढ़ थे, उनके निर्माण की कैसे हुआ, ये हमको जानकारी मिलती है। इंद्र और सुदास के बीच में जो युद्ध हुए थे उससे नष्ट हुआ था। आर्यों की जो खस जाता थी भाई, खस जाति जो थी, इन्होंने वैदिक रीति का पालन नहीं किया उत्तराखंड में आकर के, और बौद्ध धर्म को थोड़ा जो है वो ज़्यादा जो है आप कह सकते हो कि ज़्यादा मान्यता दी। केदारनाथ को खस मंडल व उत्तराखंड को खस देश भी जो है वो कहा गया था प्राचीन ग्रंथों में। उत्तराखंड में अन्य जातियों के निवास का भी हमको प्रमाण मिलता है, जिसमें से एक जाति थी नाग जाति। भाई नाग जाति के कई सारे हमको मंदिर मिलते हैं, कई सारे नाम हमको मिलते हैं, तो वो भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना। तो उसमें कई सारे नाम आपको देख सकते हैं। उत्तराखंड में 2 BC से लेकर 7वीं AD तक जो है बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार रहा, और इस समय खस जाति काफ़ी ज़्यादा प्रभाव में बौद्ध धर्म के रही थी। 4th सेंचुरी में चंद्रगुप्त मौर्य ने सभी जातियों को हराकर मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत जो है उनको मिला दिया। तो आप कह सकते हो कि भाई अब मौर्यों के अधीन सब पूरा का पूरा उत्तराखंड हो चुका है। बाद में आपको पता है कि मौर्यों के बाद शुंग वंश से लेके गुप्त वंश और हर्षवर्धन के समय तक यह केंद्रीकृत शक्ति के अंतर्गत रहा था। जब जब बीच में केंद्रीकृत शक्ति आएगी, सेंट्रल में पावर रहेगी, तब तक उत्तराखंड भी जो है वो उनके अधीन ही रहेगा। और जब जब केंद्रीकृत शक्ति नहीं रहेगी तो उत्तराखंड में जो है स्थानीय लोग जो हैं वो कुछ राजवंश स्थापित यहाँ पर कर देंगे। और देखिए अब हम लोग बात करते हैं कुड़िंद राजवंश। और कुड़िंद राजवंश को हम लोग बोलते हैं कि उत्तराखंड का प्रथम राजनीतिक राजवंश ये रहा था, यानी कि उत्तराखंड का फर्स्ट पॉलिटिकल डायनेस्टी जो है वो कुड़िंद राजवंश था, जिसका हम लोग को प्राचीन जो नाम मिलता है वो पुलिंद मिलता है, और बोलते हैं कि पुलिंद जाति से इसका जो है वो उद्भव हुआ था। अब देखिए इसके हमको कई सारे साक्ष्य मिले हैं, जिसमें हम लोग बात करें तो भाई साहित्यिक जो सोर्स हैं इसके, एक तो महाभारत आपने पढ़ा था,
दूसरा है पाणिनि की अष्टाध्यायी जो इसको पुष्ट करती है। उसके अलावा टॉलमी का जो भारत का भूगोल है उस किताब में भी इनके ज्योग्राफी के बारे में हमको जानकारी मिलती है। पुरातात्विक सोर्स की अगर हम लोग बात करें, है ना, तो पुरातात्विक सोर्स में हमको कुछ अभिलेख मिले हैं, जिसमें से 4 हमको मिले थे भरहूत में अभिलेख और 1 मिला था हमको मध्य प्रदेश में। बात करें अमोघ भूति अब मुद्राओं की, तो मुद्राओं में से एक हमको मिलता है भाई अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट जो राजा रहेगा वो अमोघ भूति रहेगा। दूसरा अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। तीसरा हम लोग बात करें तो भाई छत्रेश्वर प्रकार की मुद्राएं। और चौथा जो है आपके वो देहरादून से जो हमको मुद्राएं मिली थी 2 राजाओं की, भानु और रावण की। तो ये मुद्राओं ने हमको कुछ जानकारियाँ दी हैं, जिसमें से हम लोग बात करें जो प्रारंभिक मुद्राएं थी जी, उन प्रारंभिक मुद्राओं में हमको राजाओं का नाम हमको नहीं मिलता था, जबकि इसमें कुड़िंद व कादिश शब्द हमको जो है वो अंकित मिलता था। इसके अलावा ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे और ताम्र धातु का इसमें प्रयोग किया गया था। सिक्के के अग्रभाग में बोधि वृक्ष व त्रिरत्न बनाया गया था और पृष्ठभाग में सूर्य की फैलती हुई किरण का चित्र हमको मिलता है। तो ये तो हैं कुछ मुद्राओं के बारे में हमको जो जानकारी यहाँ पर से मिल जाती है स्टार्टिंग की। हमने पढ़ा था महाभारत काल में क्या हुआ था कि भाई महाभारत काल में जो कुलिंद राजवंश है वो महाभारत में जो है जिक्र मिलता है पुलिंद राजा सुबाहु का, और सुबाहु की राजधानी श्रीनगर, और उसके बाद विराट की राजधानी कालसी कालकुट। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें तो मौर्य वंश के समय पे हम लोग ने ये देखा था कि भाई कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राजा तो रहा नहीं करते होंगे, क्योंकि मौर्य जो थे वो बहुत स्ट्रांग थे। और उस समय हमको जो सिक्के मिले थे उन सिक्कों पे हमको क्या मिलता था, एक तरफ हमको मिलता था बोधि वृक्ष त्रिरत्न, और दूसरी तरफ हमको जो है वो सूर्य की फैलती हुई किरणें हमको यहाँ पर मिलती थी। तो ये तो हो गया मौर्य वंश के समय पे कैसा उत्तराखंड रहा करता होगा। और जो चौथा था आपका, यानी कि इसके बाद हम लोग बात करेंगे तो फिर जो है वो बाद की मुद्राएं हमको मिली थी। तो बात करते हैं अमोघ भूति प्रकार की मुद्राएं। तो ये कुलिंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, और सबसे अधिक मुद्राएं भी हमको इसी की मिली थी। और इसकी मुद्राएं जो थी वो रजत यानी कि जो है वो चांदी की थी, वो ताम्र धातु की बनी हुई थी। भाई जो चांदी के सिक्के बनाएगा इसका मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट और शक्तिशाली राजा होगा, और उसकी जो इकोनॉमी होगी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा करती होगी। तो इनकी जो रजत मुद्राएं थी उनका यहाँ पर वजन लिखा गया कि भाई 31.38 ग्राम इनका वजन था, और ताम्र मुद्राओं का वजन जो है वो 9.5 से लेकर 252 तक ग्राम था। ब्राह्मी और खरौष्ट लिपि इसमें लिखी गई थी, और एक तरफ इसमें देवी लक्ष्मी बनी हुई थी और एक तरफ बना था उसमें मृग, देवी लक्ष्मी और मृग, और दूसरी इसमें राज कुनिंदस अमोघ भूति महाराजस लिखा था। एक इंपॉर्टेंट टाइटल है जो ये सिद्ध करता है कि भाई राजा एक स्वतंत्र राजा रहा करता होगा। अब इसके समय पे क्या हुआ कि भाई जो यमुना घाटी है देहरादून पे, इस यमुना घाटी पे लगातार आक्रमण होने लगे। उसका मेन कारण आपको पता है कि जो यमुना होगा वो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, तराई वाला क्षेत्र है। तो भाई यमुना घाटी पे जो है ना वो यवनों का आक्रमण हो चुका था, और इसने क्या किया, इससे पहले से यहाँ पर जो बसे हुए थे यमुना के आसपास बसे हुए थे, उसमें हम लोग बात करते हैं, एक तो था अम्बुदर और दूसरा थे योधेय। तो अम्बुदर योधेयों के साथ मिलाकर के इसने एक त्रिगुण बनाया, और त्रिगुण बना करके इसने यवनों को उत्तराखंड से भगा दिया। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद हुआ क्या कि जो बाकी के जो आक्रमण हुए थे शकों के, कुषाणों के, यवनों के, तो उन्होंने जो है कुड़िंदों को यहाँ से समाप्त कर दिया और पहाड़ी क्षेत्रों में इनको विस्थापित कर दिया। तो इससे इसी के बाद हमको जो मुद्राएं मिलती है वो अलग अलग क्षेत्रों में मिलती है। इससे अल्मोड़ा की हमको मुद्राएं मिलती है। तो यहाँ से हमको 4 राजाओं का नाम मिलता है। इसमें हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालिक और मृगभूति, ये नाम हमको मिलते हैं। और ये मुद्राएं जो है वो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी गई हैं। भाई इसमें भी ताम्र धातु का प्रयोग किया गया था, और इनका वजन जो है वो 119 से लेकर 327 ग्राम तक था। अब इस पर क्या बना हुआ है, इस पर बना हुआ है एक तरफ कुबड़ वाला बैल और दूसरी तरफ इसमें मानव की आकृति बनाई गई है। ब्राह्मी लिपि में डेफिनेटली ये लिखे गए थे। और अगर हम लोग बात करें कि ब्राह्मी लिपि में ये जो सिक्के थे इसको भी लिखा गया था, और इसमें जो वजन इनको मिलता है वो अलग अलग हमको मिलता है। एक तरफ हमको जो है वो त्रिशूल की धारी शिव का चित्र हमको मिलता है, कार्तिकेय चित्र हमको मिलता है। मूढ़ा प्रकार की जो हमको मुद्राएं मिलती है, यहाँ से हमको 4 राजाओं का नाम मिलता है, जिसमें हरिदत्त, शिवदत्त, शिवपालिक, मृगभूति, ये 4 राजाओं का हमको नाम मिलता है। और इनकी मुद्राएं जो है वो ब्रिटिश संग्रहालय में लंदन में रखी गई है, और ताम्र धातु की बनी हुई है। इनका वजन जो है 119 से लेकर 327 ग्राम तक जो है वो हमको मिलता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भाई इसमें जो है एक तरफ कुबड़ वाला बैल हमको मिलता है और दूसरी तरफ मानव की आकृतियाँ बनी हुई है। इसके अलावा जो सिक्के हमको मिलते हैं भाई वो छत्तीसगढ़ प्रकार के सिक्के मिलते हैं, जिससे हमको जानकारियाँ थोड़ी बहुत यहाँ पर प्राप्त हुई है। तो ये छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्रा में क्या जानकारी मिलती है जी, इन सिक्कों में एक तरफ बना हुआ त्रिशूलधारी शिव और दूसरी तरफ जो है वो कार्तिकेय और मृग का चित्र अंकित है,
और भगवत छत्रेश्वर महात्मन अंकित इसमें मिलता है। ब्राह्मी लिपि के हैं, ताम्र धातु का इसमें प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देहरादून के भेड़ा गांव से भी हमको भानु और रावण के कुछ सिक्के हमको प्राप्त होते हैं। तो भाई ये थे हमारे उत्तराखंड में जो शक रहा कुड़िंद राजवंश का के बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो यहाँ से हमको मिलती है। अब भाई कुड़िंदों के बाद जो है उत्तराखंड में जो है वो कई सारे विदेशियों का आगमन होने लगा, जिसमें हम लोग बात करते हैं शक को, कि भाई जो शक थे एक इम्पॉर्टेंट लोग थे और कुमाऊं में जो है या फिर आप कह सकते हो कि उत्तराखंड में इनका आगमन हुआ था। मेन कारण था कि भाई जो यमुना का जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र जो काफ़ी उपजाऊ क्षेत्र है, उस एरिया पे अपना अधिकार करना। लेकिन शकों को फिर जो है वो कुषाण आकर के पराजित कर देंगे और शक जो है वो कुमाऊं में या फिर कह सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में बस जाएंगे। कैसे हमको प्रमाण मिलते हैं कि भाई ये शक जो है उत्तराखंड में आए थे? इसके स्पष्ट प्रमाण है। एक तो शक संवत, जो शक संवत कैलेंडर जो कुमाऊं में प्रचलित है, उसका एक कारण जो है वो शकों का आगमन उत्तराखंड में था। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो भाई कटारमल नाम का एक शक राजा था और इसने अल्मोड़ा में कटारमल नाम का एक मंदिर का निर्माण कराया था। एक बूढ़धारी सूर्य मंदिर का निर्माण इसने करवाया था उत्तराखंड शैली में, जिसका पहला नाम जो था वो बारादित्य था। ठीक है। इसके अलावा पलठी जो हमको पड़ता है टिहरी में, हिंडोल खाल में, वहाँ पर भी हमको एक सूर्य मंदिर हमको अंकित मिलता है। तो सूर्य मंदिर और शक संवत जो है वो स्पष्ट प्रमाण है कि शकों का जो है उत्तराखंड में आगमन हुआ था। अब शकों के बाद जो इंपॉर्टेंट लोग आए थे वो थे जी कुषाण। ठीक है। कुषाणों ने क्या किया? शकों को पराजित करवाया और पर्वतीय क्षेत्रों में इनको खदेड़ दिया। कुषाणों का आगमन हुआ था भी, इसके कैसे प्रमाण हमको मिलता है? आपको पता है कि कुषाण राजा था जो था कनिष्क, एक इंपॉर्टेंट राजा था, भारत में केंद्र की सत्ता स्थापित की। और इस समय हमको उत्तराखंड में कई सारे सिक्के मिलते हैं जो कनिष्क के नाम के हमको मिलते हैं। तो भाई कुछ स्वर्ण मुद्राएं हमको प्राप्त हुई है। अगर इसके अलावा हम लोग बात करें तो कहाँ कहाँ से हमको कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई? तो कोटद्वार से। तो कोटद्वार का प्राचीन नाम मोरध्वज, ऋषिकेश से हमको मिली वीरभद्र इसका नाम प्राचीन, और काशीपुर जिससे हमको जो प्राचीन नाम मिलता है वो गोविसाण मिलता है। और काशीपुर से ध्यान रखना कि वासुदेव की 2 स्वर्ण मुद्राएं हमको मिली है। वासुदेव नाम का एक कुषाण राजा होगा जिसकी हमको 2 स्वर्ण मुद्राएं मिली है। इसके अलावा खटीमा से, जिसका हम लोग कथनपुरी भी नाम हम लोग कह सकते हैं, यहाँ से भी हमको कुछ मुद्राएं मिलती है जो कुषाण काल की थी। अब कुषाणों के बाद जो है वो एंट्री होती है भाई किसकी? योधियों की। और योधियों ने क्या किया? उत्तराखंड से कुषाणों को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। ऐसी हमको जानकारी मिलती है जौनसर भाबर और कालोडंडा पौड़ी सहारनपुर की मुद्राओं से हमको प्राप्त मिलती है। इन मुद्राओं में क्या लिखा हुआ? इन मुद्राओं में लिखा हुआ योधेय गणेश जिया, है ना। योधेय जो गण हैं यानी कि जो जनता है उनकी जय इसमें लिखा गया है। और दूसरी तरफ इसमें कार्तिकेय का चित्र हमको अंकित मिलता है जिसमें द्विमुद्रा और त्रिमुद्रा लेख लिखा गया है। तो ये थी योधियों की एंट्री और योधियों ने जो है वो कुषाणों को यहाँ से समाप्त किया। अब कुषाणों के बाद जो है बीच में कुछ समय तक छोटे छोटे राजवंश यहाँ पर स्थापित होते गए। ठीक है। इसको हम लोग बात करते हैं कुषाण उत्तर काल। कुषाण उत्तर काल तो बोलते हैं कि इसमें एक राजवंश आया था जी, युगसैल का वर्षगौणी राजवंश। और बोलते हैं कि इसका जो विस्तार था भाई यमुना से लेके काली नदी तक का क्षेत्र इसका था। और इसके एक राजा थे शीलवर्मन। अब भाई शीलवर्मन ने उत्तराखंड में अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ऐसे हमको प्रमाण मिलते हैं। 250 से लेकर 300 शताब्दी में इन्होंने जो है वो एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, इसके हमको प्रमाण मिलते हैं जो है आपके। और बाड़वाला यानी कि देहरादून से भी हमको यज्ञ वेदिका इनकी मिलती है। तो यमुना घाटी से इनके अश्वमेध यज्ञ के प्रमाण मिलते हैं और बाड़वाला देहरादून से इनकी यज्ञ वेदिका मिलती है, यज्ञ के सामान वगैरह मिलते हैं हमको। बात करते हैं इसके बाद शिव भवानी की। ठीक है। तो शिव भवानी ने बोलते हैं कि भाई इन्होंने भी अश्वमेध यज्ञ कराया। 301 से लेकर 400 तक का इनका समय रहा करता होगा। देहरादून में एक अश्वमेध यज्ञ का प्रमाण मिलता है शिव भवानी के नाम से। इसके बाद जो राजवंश आया जी वो था आपका कुलित राजवंश। और बोलते हैं कि कुलित राजवंश का जो अधिकतर क्षेत्र था वो था आपका हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में। और इनको साहित्य ग्रंथों में जी कहा गया मलिच्छा। और इनकी जानकारी भी हमको विशाख दत्त की मुदर राक्षस और वारामिहिर की वेद संहिता से हमको मिलती है। और इस वंश के एक राजा था वीरियस, इसकी हमको कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है देहरादून और सहारनपुर के क्षेत्रों से। तो ये भी राजवंश का जो कुछ क्षेत्र था वो उत्तराखंड में था। अगला बात करते हैं गोविसाण। तो बोलते हैं कि भाई गोविसाण में उस समय एक मित्र वंश रहा करता था, उसके हमको 2 राजाओं का नाम मिलता है, एक मात्र मित्र मिलता है और दूसरा हमको मिलता है पृथ्वीमित्र। और बोलते हैं कि भाई इसमें से जो पृथ्वीमित्र है उसने क्या किया था कि जो समुद्रगुप्त का जो बड़ा भाई है रामगुप्त, उस रामगुप्त की जो पत्नी थी यानी कि ध्रुवगामी, और वो बड़ी काफ़ी सुंदर थी जिसकी डिमांड काफ़ी देश के राजा कर रहे थे। तो बोलते हैं कि भाई पृथ्वीमित्र ने भी क्या किया था रामगुप्त को पराजित करने के लिए, और पराजित किया ऐसा जानकारी तो हमको नहीं मिलती, लेकिन पराजित करने के लिए युद्ध किया
और ध्रुवगामी की मांग की, है ना, उसकी पत्नी ध्रुवगामी की मांग की, ऐसी हमको जानकारियाँ उत्तराखंड से मिलती है। अब बात करें तो भाई उत्तराखंड में उस समय जो है हमको कुछ और भी राजवंश के नाम हमको मिलते हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे तो एक और हम लोग देख लेते हैं भाई, वो था एक छगलेश वंश। छगलेश वंश की जानकारी भी हमको मिलती है, वो था लाखा मंडल से हमको इस वंश के 7 राजाओं का हमको नाम मिलता है। तो छगलेश वंश के जो 7 राजा थे उनके हमको जो प्रमाण मिलते हैं वो लाखा मंडल शिलालेख से हमको मिलते हैं, जिसमें 7 राजाओं का नाम लिखा गया है। अब बात करते हैं गुप्तों के काल के बाद। तो भाई गुप्तों का समय रहा होगा उत्तराखंड भी इनके अधीन रहा होगा कुछ समय के लिए। अब उत्तर गुप्त काल में बोलते हैं कि भाई सिंहपुर का यदु राजवंश जो है, इसकी स्थापना यहाँ पर उत्तराखंड के यमुना प्रदेश के क्षेत्र में हुई थी, यानी कि यमुना घाटी के क्षेत्र में हुई थी। और इस वंश का जो संस्थापक था वो था सेन वर्मन, और इस वंश का एक शासक था भास्कर वर्मन। और बोलते हैं कि भास्कर वर्मन की पुत्री का नाम था जी ईश्वरा, और इसका विवाह हुआ था जलंधर के राजकुमार चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, चंद्रगुप्त से, जो स्थानीय राजा था कहाँ का, जलंधर का, इससे इसका विवाह हुआ था। चंद्रगुप्त की हो जाती मृत्यु, और उसकी याद में जो है राजकुमारी ईश्वरा बोलते हैं लाखा मंडल में एक शिलालेख बनाती है। इसके अलावा शिव मंदिर भी यहाँ पर इन्होंने बनाया था। ठीक है। अब इसके अलावा समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसमें भी हमको उत्तराखंड के शासकों का नाम मिलता है, और उसमें कुछ 12 शासकों का नाम हमको मिल जाता है। और बोलते हैं कि भाई उत्तराखंड जो था वो गुप्तों की एक पर्वतीय सीमा जो है वो रहा करती थी। तो भाई ये तो हम लोग बात कर रहे हैं कि गुप्त समय में उत्तराखंड किस प्रकार से रहा करता होगा। अब हम लोग बात करते हैं नाग वंश की, और नाग वंश का उत्तराखंड में जो आगमन हुआ था उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो भाई बोलते हैं कि 6ठी शताब्दी के अंत में नाग वंश अस्तित्व में आया था, और यहाँ पर जो है वो कई सारे नाग मंदिर थे जो इनके क्या हैं, स्पष्ट प्रमाण हैं। जैसे हम लोग बात करें तो भाई उत्तराखंड में कई सारे नाग मंदिर हैं। इसके अलावा धौरी नाग, बीनी नाग और बेरी नाग आदि नागों का पता चलता है, यानी कि नाग जातियों के स्थानों का पता चलता है। नागराजा सहमुखे मंदिर जो है ये प्रमाण हमको मिलता है ना। इसके अलावा त्रिशूल लेख हमको मिलते हैं जो है वो चमोली से, जिसमें 4 राजाओं का हमको नाम मिलता है नागवंश से, जिसमें हम लोग बात करेंगे स्कंद नाग, विभू नाग, अंशु नाग और गणपति नाग। जबकि इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होगा, नाग वंश का सबसे शक्तिशाली शासक होगा, उसका नाम होगा गणपति नाग। और नागों को मौखरियों ने क्या किया, समाप्त किया। तो नागों ने जो है वो नाग वंश के जो राजा थे उनको समाप्त किया था यहाँ से मौखरी ने। बिल्कुल क्रम से ये चल रहा है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं मौखरी। भाई मौखरी कहाँ के, मौखरी हैं कन्नौज की। कन्नौज में जो उस समय जो स्थानीय शासक रहा करते थे उनको हम लोग मौखरी राजवंश के नाम से भी जानते हैं। कन्नौज का एक प्राचीन नाम था कन्याकुब्ज। तो बोलते हैं कि भाई कन्नौज जो था उस एरिया में काफ़ी जो है वो और भी उसके आसपास के क्षेत्र में काफ़ी राजा रहा करते थे। तो मौखरी राजवंश के लोगों के उनके बीच में लगातार जो है वो युद्ध वगैरह चलता रहा। मौखरी वंश के संस्थापक जो थे उनका नाम था हरिवर्मा, और इस वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था ग्रहवर्मा। बोलते हैं कि भाई ग्रहवर्मा जो था उसका जो विवाह हुआ था वो थानेश्वर हरियाणा के जो राजा थे हर्षवर्धन की बहन जो थी राजश्री, उनसे इनका विवाह हुआ था। अब होता क्या है कि भाई जो मौखरी वंश के शासक हैं यानी कि ग्रहवर्मा हैं और जो राजश्री है, तो इनका उस समय कोई संतान होती नहीं है, और इसी बीच जो है ग्रहवर्मा की हत्या की जाती है गौड़ राजा शशांक के द्वारा। गौड़ मतलब बंगाल का प्राचीन नाम। तो शशांक ने हत्या कर दी, और फिर उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया, अपनी बहन को छुड़ाया, और ये जो एरिया था उत्तराखंड का मौखरियों के अधीन, जिसे हम कहते थे कन्याकुब्ज, वो क्षेत्र भी इनके अंतर्गत आ गया हर्षवर्धन के अधीन। तो भाई बोलते हैं कि हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने जो है वो एक व्यक्ति को यहाँ का क्या बना दिया, एक सामंत बना दिया, और सामंत बना करके उत्तराखंड से वो टैक्स वगैरह वसूलने लगा। तो अब हमारा जो टॉपिक आएगा वो आएगा कि उत्तराखंड जो था वो कैसे, यानी कि कैसे जो है वो हर्षवर्धन के समय पे रहा करता था। तो भाई हर्षवर्धन काल की हम लोग बात करें तो भाई इसके जो एक यानी कि इसका जो दरबारी कवि था बाणभट्ट, इसने हर्षचरित लिखी थी, और इसके अनुसार हर्षवर्धन ने भी एक पर्वतीय राजकुमारी से विवाह किया था, ऐसी जानकारी हमको मिलती है। चीनी यात्री हेनसांग का आगमन हुआ उत्तराखंड में 624 ईस्वी में, है ना, युवांचवाड़ या हेनसांग का। तो उत्तराखंड के ब्रह्मपुर क्षेत्र में आया था, और ऐसा जिक्र उसने किया था अपनी पुस्तक सीयूकी में। उत्तराखंड को पोली हिमोयुलो कहा था, और हरिद्वार को मोयुलो कहा था, जिसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे।
कन्नौज का प्राचीन नाम जो था जी वो कन्याकुब्ज था। उत्तराखंड का कुछ भाग कन्याकुब्ज क्षेत्र के अंतर्गत आया था। यशोवर्मन को कन्याकुब्ज का सामंत बना दिया गया, यानी कि यशोवर्मन को हर्षवर्धन ने कन्याकुब्ज का सामंत बना दिया। अब जब यशोवर्मन कन्याकुब्ज का सामंत बन गया तो आप कह सकते हो कि भाई अब कन्याकुब्ज का जो एरिया है वो यशोवर्मन के अधीन एक तरीके से आया, लेकिन टैक्स जो है फाइनली हर्षवर्धन को जाता है। यशोवर्मन ने क्या किया जी, यशोवर्मन ने भी अपना एक स्थानीय व्यक्ति यानी कि अपना एक सामंत नियुक्त कर दिया इस क्षेत्र में, इसका नाम था बसंत देव। और बसंत देव जब आगे जाकर स्वतंत्र होगा तो एक राजवंश यहाँ पर स्थापित करेगा जिसको हम लोग कतुरी राजवंश के नाम से जानेंगे। अब हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ उत्तराखंड, उसको हम लोग समझते हैं। तो बोलते हैं कि भाई हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात जो कन्याकुब्ज का क्षेत्र था उसका हो गया विभाजन, जिसमें से 3 इंपॉर्टेंट जनपद जो है वो निकले, शत्रुघ्न नगर, ब्रह्मपुत्र और गोविस्तान। इसी बीच में हम लोग बात करें तो भाई कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापिंड और यशोवर्मन का युद्ध हुआ था, जिसके हमको प्रमाण मिलते हैं। शुरुआत में दोनों के बीच में काफ़ी मित्रता थी, लेकिन बाद में हम लोग बोलते हैं कि एक विवाद में, दो मित्रों के विवाद में इनके बीच में शत्रुता जो है वो बनने लगी। ललितादित्य ने अपना अभियान किया, जिसके बाद दोनों के बीच में क्या हुई, संधि हुई, और इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है हमको कलहण की राजतरंगी से हमको मिलता है। तो भाई ललितादित्य के मुक्तापीठ के आगमन के बाद कुछ समय तक जो है उत्तराखंड या फिर बसंत देव जो था वो ललितादित्य मुक्तापीठ के अधीन हुआ, लेकिन ललितादित्य मुक्तापीठ के बाद जो है उसने एक नया राज्य यहाँ पर स्थापित किया, गोविस्तान राज्य जो है। अब जो कौन कौन से राज्य यहाँ पर थे, कौन कौन से राज्य अलग हुए, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। पहला हम लोग बात करते हैं गोविस्तान राज्य की। तो बोलते हैं भाई गोविस्तान राज्य जो था ना, इसका विस्तार पश्चिम में रामगंगा से लेकर पूर्व में शारदा नदी तक जो था, और ब्रह्मपुर क्षेत्र इसके क्या था, उत्तर में स्थित था। कनिंगम के अनुसार ये क्या है, वर्तमान काशीपुर क्षेत्र है। इसके अलावा रामपुर और पीलीभीत जनपद भी इसके अंतर्गत आते हैं। गोविस्तान की राजधानी जो थी वो उज्जैन जो ग्राम थी उसको बताया गया था। ठीक है, अब हम लोग बात करें शत्रुघ्न नगर। जो शत्रुघ्न नगर अगला जो हमको जिक्र मिलता है भाई, इसका विस्तार यमुना नदी से लेके यमुना नदी के मध्य में स्थित था। इसका पूर्वी सीमा पर जो है चीनी यात्री हेनसांग के अनुसार गंगा नदी बहती थी। आप कह सकते हो कि भाई जो सहारनपुर का जो इलाका है वो ये समय यानी कि वो क्षेत्र है। कनगम के अनुसार सिरमौर और अंबाला के मैदानी क्षेत्र भी इसमें शामिल होते थे। इसके अलावा बात करते हैं सुवर्णगौत राजवंश की, जिसके बारे में जानकारी मिलती है। इन सब चीज़ों को आप जो है वो प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखेंगे तो डिटेल में आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये रिवीजन का एक तरीका है जिससे आपका कम समय पर रिवीजन हो जाएगा। सुवर्णगौत राजवंश, वारा मेहर की वीर संहिता में भी इसका उल्लेख हमको मिलता है, और बोलते हैं कि यहाँ पर जो है वो स्त्रियों का शासन रहा करता होगा। हालांकि इसका एक उल्लेख मिलता है और कोई बहुत अधिक जानकारियाँ इसकी नहीं मिलती। कश्मीर के राजा ललितादित्य मुक्तापीठ ने भी इस क्षेत्र को जीत लिया था, ऐसा हमको जानकारी मिलती है कलहण की राजतरंगी से। अब बात करते हैं अगला जो राज्य था वो कल्याण वर्मन का राज्य था, और इसकी जानकारी हमको मिलती है टिहरी में, और टिहरी के पलेठी अभिलेख से हमको कल्याण वर्मन के राज की जानकारी मिलती है। इस सब हम लोग बात कर रहे हैं हेनसांग की पुस्तक और बाकी जो प्रमाण हमको मिले थे। भाई जो सबसे इम्पोर्टेंट था, जो इन्हीं सभी राजवंश में सबसे इम्पोर्टेंट था, जो अलग हुए थे, उसमें एक इम्पोर्टेंट राजवंश था, वो था आपका पौरा राजवंश। पौरा राजवंश सबसे शक्तिशाली राजवंश उस समय रहा करता था। अगर मैं इसकी विस्तार की बात करूं तो पूर्व में गंगा नदी से लेकर पश्चिम में करनाली नदी या फिर घाघरा नदी तक जो है इसका क्षेत्र था, और उत्तराखंड में शासन व्यवस्था स्थापित करने वाली या शासन प्रणाली शुरू करने वाली पहला राजवंश ये था। किस प्रकार से शासन करना चाहिए, एक राजा का शासन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से अधिकारी का क्या क्या कर्तव्य होता है, वो सब इस राजवंश ने उत्तराखंड के लोगों को समझाया। अब बात करें भाई तो इनका जो स्वामी था, यानी इनके जो देवता थे, वो बोलते हैं कि भाई इनके जो देवता हैं वो कौन है, वीरेश्वर स्वामी इनके देवता हैं। अब 1915 में 1915 में अगर हम लोग बात करें तो भाई इनके हमको क्या मिलते हैं, अल्मोड़ा के तालेश्वर से हमको कुछ ताम्रपत्र मिलते हैं। ठीक है, अल्मोड़ा के तालेश्वर से हमको 1915 में इनके कुछ ताम्रपत्र और जो ताम्र धातु और अष्ट धातु के अभिलेख हमको प्राप्त हुए हैं, और इनसे इन शासकों का जो है वो क्रम वगैरह बताया गया है। हालांकि मैंने आपको बताया कि 667 ली इसका जो क्षेत्रफल था वो हिंसांग ने बताया था। और इस पौरा राजवंश के जो राजाओं का नाम हमको मिलता है भाई विष्णुवर्मन, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, धुतिवर्मन और विष्णुवर्मन 2। ठीक है, अब हालांकि हम लोग करें तो अल्मोड़ा के अभिलेख में हमको धुतिवर्मन और विष्णुवर्मन का उल्लेख हमको मिलता है। तालेश्वर अभिलेख में हमें विष्णुवर्मन का भी उल्लेख मिलता है। इस प्रकार के कुछ राजाओं का हमको उल्लेख मिलता था। ठीक है, अब अग्निवर्मन अगर हम लोग बात करें तो अग्निवर्मन इस वंश का क्या था जी, सबसे प्रथम स्वतंत्र शासक रहा करता था, क्योंकि इसकी उपाधि हमको मिली थी महाराजा धीराज
परम भट्टारक। इसके बाद के सभी राजाओं ने ये उपाधि धारण करी और ये उपाधि जो है इनके समय की एक इम्पोर्टेंट उपाधि रहा करती थी। अब उत्तराखंड में शासन व्यवस्था स्थापित करने वाले जो पहला राजवंश था उसका नाम था पौरव राजवंश। अब हम लोग बात करते हैं, इंपॉर्टेंट तो इनका शासन व्यवस्था ही है। तो भाई इसका जो शासन का जो हेड होगा वो कौन होगा? राजा होगा, क्योंकि ये कोई डेमोक्रेसी तो है नहीं, है ना, राजतंत्र है। तो राजतंत्र में जो राजा होता है वो समस्त भूमि का क्या होता है? मालिक होता है। तो सबसे हेड होगा कौन? वो होगा सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा? राजा। और जो महाराजा धीराज परम भट्टारक की उपाधियां धारण करता था और इस स्वयं को जो है वो गौ कट्टकब या फिर गौ हितैषी कहलाना पसंद करते थे। इसका मतलब है कि शायद गाय जो है इनका एक बहुत महत्वपूर्ण पशु रहा करता होगा, जिसकी शायद जो है वो आर्थिक महत्वता भी थी और साथ साथ में धार्मिक महत्वता भी इसकी रहा करती होगी। इसके अलावा हमको जो अगला जो पद मिलता है वो है जी अमात्य। अमात्य का मतलब होता है जी राजा का जो पुत्र होता है ना। अमात्य का मतलब होता है प्रधानमंत्री, तो एक इम्पॉर्टेंट पद है। उसके अलावा बात करते हैं कुमारत्य। कुमारत्य का मतलब है कि राजा का पुत्र, राजा का जो भी ज्येष्ठ पुत्र होगा वो इस पद पर रहेगा और वो एक्सपीरियंस गेन करेगा। उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जब वो राज्याभिषेक होगा तो राजा बनेगा, तो काम करना बड़ा सरल उसके लिए रहेगा। बलाध्यक्ष का मतलब होता है तीनों सेनाओं का क्या? हेड। तीनों सेनाओं का जो हेड होगा, जिसमें अश्व, गज और पैदल जो सेना होगी उसका जो हेड होगा उसे हम कहेंगे बलाध्यक्ष। संधि विग्रह नाम का भी एक पद था, जिसका मतलब होगा कि भाई संधि कराने वाला, यानी कि जो राजा और जनता की बीच की संधि कराएगा या फिर एक राजा और दूसरे राजाओं के बीच की संधि कराने का काम संधि विग्रह करेगा। कोटाधिकरण भी हमको एक शब्द मिलता है। कोटाधिकरण का मतलब जो राजा के दरबार की रक्षा करेगा, क्योंकि कोर्ट मतलब जो था वो राजा का दरबार था। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो राजवैदारिक। राजवैदारिक जो शब्द हमको मिलता है, राजा के दरबार में आने वालों की देखभाल करने वाले को हम लोग ये कहते हैं। इसके अलावा एक शब्द मिलता है जी प्रतिहार मिलता है। राजा के परिवार की रक्षा करने वाले को हम लोग प्रतिहार कहते थे। कारीगत मतलब होता है जनता से संबंधित समस्याओं को राजा तक पहुंचाना। इसके अलावा दंडपाशिक मतलब होता है पुलिस अधिकारी, है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पद था। शुभकारपति हम लोग बात करें तो राजा के भोजन की व्यवस्था करने वाला जो पद था वो शुभकारपति था। मेन चीज़ है जी इनकी आर्थिक स्थिति। तो आय का जो आय का जो मेन सोर्स होगा, आपको पता होगा कि भाई वो तो क्या होगा? भूमि और कृषि। तो जो उपज थी यानी कि जो भाग था जिसे हम लोग लेते थे एक टैक्स के रूप में, तो उससे भाग ही कहा गया और इसको वसूलने वाले अधिकारी को क्या कहा गया? भागिक। तो जो भाग को वसूलेगा वो भागिक कहलाएगा। कितना भाग वसूलते थे जी? 1/6 भाग। और अभिलेखों में द्विविरपति या कायस्थ का भी उल्लेख मिलता है, जो शायद ये एक पद होते होंगे जो टैक्स को वसूलते भी होंगे। इनका कार्य राजा की आय की तथा भूमि संबंधित सूचनाओं का आंकड़ा रखना था। अब इनकी जो भूमि थी भाई वो दो प्रकार से बटी हुई थी। एक थी केदार भूमि, इसका मतलब सिंचित भूमि, और दूसरी थी सारित भूमि। और सारित भूमि का मतलब होता है असित भूमि, जो जिसके लिए सिंचाई की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो इसके लिए कम टैक्स रहेगा। और केदार भूमि के लिए क्या रहेगा? टैक्स की व्यवस्था ज़्यादा रहेगी। अगला जो वंश रहेगा जी उत्तराखंड का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो क्या है आपका? कार्तिकेय राजवंश, यानी कि इसको हम लोग कत्यूरी वंश भी कहते हैं। उत्तराखंड का स्वर्णकाल। तो कार्तिकेय वंश को हम लोग उत्तराखंड का स्वर्णकाल क्यों कहते होंगे, या फिर इससे कत्यूरी वंश क्यों कहा गया, ये सब जानकारियाँ आपको आगे मिलेंगी। तो बोलते हैं भाई 675 के आसपास मध्य हिमालय में सबसे बड़ा जो राज्य था ब्रह्मपुर का पतन हुआ। उसके बाद कार्तिकेय राजवंश की स्थापना हुई। आपको पता था कि बसंत देव जो हम लोगों ने छोड़ा था वहाँ पर, तो बसंत देव ने आगे जाकर के एक राजवंश स्थापित किया, जिसे हम लोग कार्तिकेयपुर राजवंश भी कहते हैं और कत्यूर राजवंश भी कहते हैं। कार्तिकेयपुर राजवंश इसलिए कहते होंगे क्योंकि इनका अधिकांश जो शुरुआत में जो राजधानी रही थी वो कार्तिकेयपुर क्षेत्र जो आपका चमोली में पड़ता है वहाँ पर थी, और बाद में जाकर के कत्यूर घाटी में इनकी जब इनकी राजधानी बनी तो इससे जो है वो कत्यूरी राजवंश के नाम से ज़्यादा जाने लगा। ठीक है। अब कटोच के अनुसार जो है इनका सतलुज से लेकर पश्चिमी नेपाल तक समस्त मध्य हिमालय जो है वो अनेक कबीलाई क्षेत्रों में बटा हुआ था, और कत्यूरी की कई शाखा उस समय विभाजित हुई थी। कत्यूरी जो है वो कई सारे परिवारों में विभक्त था। इसमें कत्यूर शाखा मतलब बागेश्वर वाली, बैजनाथ शाखा, पाली पछाऊ शाखा, रानीखेत के आसपास की शाखा, अस्कोट शाखा, डोटी शाखा, सिरा शाखा, सोर शाखा, इस प्रकार के कई सारे भागों में ये बटा हुआ था। सबसे शुरुआत में सबसे प्रमुख शाखा उसमें रहा करती थी जो कार्तिकेयपुर क्षेत्र की जो शाखा थी, इसमें 3 परिवारों के 14 राज शासकों ने शासन किया। ठीक है। तो कत्यूरी वंश के 14 शासकों ने इस क्षेत्र में शासन किया, और उसके बाद इनकी जो राजधानी रहेगी वो कत्यूर घाटी रहेगी, बागेश्वर। भाई इनका जो प्रमुख सोर्स है कत्यूरी कालीन जो अभिलेख हमको मिलते हैं, एक तो वो है,
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि कत्यूरी कालीन जो अभिलेख मिलते हैं उसमें राजाओं के नाम, उनकी उपाधि, उनकी ताकतों का वर्णन तो किया गया, साथ में जो है वो हमको रानियों का भी उल्लेख मिलता है। तो रानियों का उल्लेख इसलिए मिलता था, मेन कारण उसका ये था कि उस समय पर्दा प्रथा नहीं थी इनके समय में। क्यों भाई? क्योंकि रानियों का नाम मिलना इसका मतलब है कि शासन व्यवस्था में उनकी एक इम्पोर्टेंट भूमिका रहा करती होगी, जो पर्दा व्यवस्था वाली महिलाओं के लिए संभव नहीं है। तो ये जो राजवंश था, इसमें जो इनकी महारानियों का या इनकी रानियों का या इनकी पत्नियों का जो उल्लेख मिलता है अभिलेखों में, वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए बन जाता है। उसका कारण मैंने आपको बताया कि ये जो राजवंश था, इस समय जो पर्दा प्रथा थी वो नहीं होगी, वो इसका प्रमाण हमको दिखाता है। और शासन व्यवस्था में महिलाओं की काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका है, जो हमको समझना पड़ेगा। भाई इनके कई सारे सोर्स हैं, अभिलेख हमको मिलते हैं, जिसमें से चंपावत का अभिलेख मिलता है, पांडुकेश्वर का अभिलेख मिलता है, बागेश्वर का अभिलेख मिलता है, बालेश्वर चंपावत से हमको अभिलेख मिलता है। तो बागेश्वर अभिलेख में कत्यूरी शासक जो है वो भूदेव द्वारा उत्कीर्ण किया गया था, और पांडुकेश्वर में ललित सूर्यदेव, पद्मदेव, सुभिक्षराजदेव का अभिलेख हमको प्राप्त हुआ था। इनके बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं कि भाई इनकी उत्पत्ति के जो सिद्धांत हैं वो क्या हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि अल्मोड़ा में जो शालिवाहन नाम का एक सूर्यवंशी राजकुमार था, है ना, और ये अयोध्या से आए थे, और इन्हीं के जो वंशज थे वो क्या कहलाए? कत्यूरी कहलाए। इसका मतलब है कि कुछ विद्वानों के अनुसार जो है इनका जो मूल निवास था वो कहाँ से था? अयोध्या से था। ठीक है। एटकिंसन जो है वो कत्यूरियों को जो है वो काबुल अफगानिस्तान के से संबंधित मानते हैं, और उनका मानना था कि काबुल में एक कटोर नाम की जाति थी और उनके वंशज ये हैं। राहुल सांकत्यान ने कत्यूरियों को जो है वो शकों का वंशज कहा है, और कुषाणों से संबंध भी इनको माना है। ठीक है। इनके अनुसार हुणों को पराजित करने के बाद जो है शक कुषाणों ने उत्तराखंड में जो है वो कत्यूरी वंश की नींव डाली थी। और शक शासक शालिवाहन तथा कत्यूरी वंश के संस्थापक शालिवाहन को एक ही मानते हैं। इनका मानना है कि कत्यूरी वंश का संस्थापक जो था वो शालिवाहन ही था, ना कि बसंत देव। ठीक है। शिव प्रसाद डबराल के अनुसार कत्यूरी जो थे वो खस थे, और इन्होंने प्रमाणित करने के लिए बंगाल के पाल शासकों के अभिलेखों का सहारा लिया। इन्होंने बोला कि भाई बंगाल के पाल शासकों का उत्तराखंड में जब उस समय आक्रमण हुआ था, ठीक है, तो उसमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इन्होंने जो है वो कुछ बातें कत्यूरी के बारे में कही थी, और इनको खस से संबंधित माना था। उत्तराखंड की शक्तिशाली यानी कि उत्तराखंड में जो शक्तिशाली जाति थी खस जाति, और बोलते हैं कि इन्होंने कोल और किरातों को पराजित किया और उत्तराखंड में अपनी सत्ता स्थापित की। साथ ही कत्यूरियों को खसों की सामाजिक स्थिति में काफ़ी क्या मिलती है? समानता मिलती है। कत्यूरी वंश की प्रारंभिक राजधानी की अगर हम लोग बात करें जी, तो वो थी कार्तिकेयपुर क्षेत्र में, और कत्यूरी जोशीमठ के आसपास स्थित जो क्षेत्र है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसी से कत्यूरी शब्द का उद्भव हुआ, और कालांतर में इसे जो है वो अपनी राजधानी जो है वो बैजनाथ में इन्होंने बनाया था, सुरम्य घाटी में। और इस राजधानी को जो है बोलते हैं कि नरसिंह देव नाम के एक राजा ने स्थापित किया था, है ना। इसके बारे में आप समझेंगे कि नरसिंह देव नाम का एक शासक था जिसने बोलते हैं कि राजधानी जो है वो कत्यूर घाटी की ओर को स्थापित करवाई थी अपने भाग्योदय के लिए। बदत पांडे के अनुसार जो है वो कहाँ से आए थे? अयोध्या से आए थे। और प्रथम बार कार्तिकेयपुर के लिए कत्यूरी शब्द जो किया था वो भूलवश जो है वो एटकिंसन ने अपनी पुस्तक हिमालयन गजेटेड में 1884 में किया था। और इनका विस्तार इन्होंने बताया कि भाई पश्चिम में सतलुज नदी, पूर्व में जो है वो गंडकी नदी, और उत्तर में हिमालय, और दक्षिण में रोहिलखंड की तक इनका क्षेत्र रहा करता था। इस वंश को कंथापुरी वंश भी जो है वो कहा जाता है, और उत्तराखंड का प्रथम जो है वो ऐतिहासिक राजवंश भी हम लोग कत्यूरी वंश को कहते हैं, स्वर्णकाल भी हम लोग कहते हैं। कत्यूरी वंश के संस्थापक हम लोग बात करें तो भाई वो कौन थे? वो थे आपके बसंत देव यानी कि वासुदेव, जिसे हम लोग जागरों में वासुदेव कहते हैं। और अंतिम शासक जो थे वो ब्रह्मदेव थे, और इन्हें जो है वीरमदेव भी कहा गया। शुरुआत में कार्तिकेयपुर क्षेत्र में मैंने आपको बताया कि 3 परिवारों के 14 शासकों ने शासन किया, जिसमें प्रथम परिवार का जो स्थापना की गई थी, बोलते हैं कि वो खरपर देव ने की थी। हालांकि सबसे पहला व्यक्ति कौन था? वो था आपका बसंत देव, लेकिन इनका जो परिवार है उसको खरपर देव परिवार के नाम से जानते हैं, क्योंकि खरपर देव के अभिलेखों में हमको ज़्यादा जानकारियाँ मिलती हैं। बात कर लेते हैं बसंत देव की। तो भाई प्रथम परिवार का पहला शासक था, जागरों में इसका जो नाम मिलता है वासुदेव मिलता है, और यशोवर्मन का सामंत था, और कश्मीर के राजा ललित मुक्तापीठ के द्वारा यशोवर्मन को हराने के बाद इसने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की, और यह जो था वो क्या था? वैष्णव धर्म को मानने वाला था, ऐसा जानकारी हमको मिलती है।
बागेश्वर में वैष्णवों को शरणेश्वर नामक गांव इसने क्या कर दिया था, दान में दे दिया था। इसने जोशीमठ में नरसिंह मंदिर का भी निर्माण कराया और बागेश्वर में प्राप्त शिलालेख में इसकी पत्नी का नाम हमको क्या मिलता है, राजनारायणी देवी हमको उत्कीर्ण मिलता है। अब बसंत देव का जो पुत्र था भाई, उसका जो नाम है वो अभिलेखों से मिट गया है, मानवीय हस्तक्षेप के कारण इसका नाम जो है मिट गया, लेकिन हमको जानकारी तो इसके पुत्र के बारे में कुछ मिलती है। तो बसंत देव की मृत्यु के पश्चात बोलते हैं कि उसका पुत्र जो था शासक बना और नाम मिट गया था उसका सब लेख में, और उसकी उपाधि भी क्या थी, परम भट्टारक महाराज परमेश्वर थी। और इसने क्या किया, वैष्णवों को जो, और ये वैष्णव धर्म को ये शैव धर्म को मानने वाला था, क्योंकि इसने अपने पिता बसंत देव द्वारा जो वैष्णव को दिए गए शरणेश्वर ग्राम था उसको व्याघ्रेश्वर को दे दिया, है ना। तो ये शैव धर्म को मानने वाला था, ये आपको जानकारी देनी होगी। अगला जो राजा बना जी वो खरपर देव है, और इसकी उपाधि परम भट्टारक महाराज थी, और ये भी जो था वो यशोवर्मन का समकालीन था, ऐसा हमको जानकारियाँ मिल जाती है। बात करते हैं कल्याण वर्मन यानी कि अधिराज देव भी इसका नाम मिलता है। परम भट्टारक महाराज की उपाधि धारण की, और बागेश्वर में के जो शिलालेख मिलते हैं उसमें इसकी पत्नी का नाम लद्दा देवी हमको उत्कीर्ण मिलता है। त्रिभुवन राजदेव की हम लोग बात करें भाई, इसने कोई उपाधि धारण नहीं की, बोलते हैं कि बहुत दानी प्रवृत्ति का राजा था और अनेक मंदिरों का निर्माण इसने कराया। इसलिए जो व्याघ्रेश्वर मंदिर था, है ना, बागेश्वर में, तो उसमें जो है सुगंधित पुष्पों यानी कि सुगंधित जो द्रव्य के उत्पादन के लिए भूमि इसने दान की, यानी कि मंदिर के आसपास जो है वो फूल वगैरह उगाने के लिए इसने जो है भूमियाँ दान की। और यह पाल शासक धर्मपाल का क्या था, समकालीन था। और बोलते हैं कि भाई पाल शासकों ने क्या किया, उत्तराखंड में आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करने से खरपर देव परिवार का क्या हो गया, अंत हो गया। तो ये पहले परिवार का अंत यहाँ पर से शुरू हो गया। अगली हम लोग बात करें तो अगला जो परिवार था उसका नाम था निम्बर वंश। तो देखिए भाई, जो संस्थापक था इसका वो भी निम्बर ही था, और बोलते हैं कि इसने क्या किया, पालों की से संधि स्वीकार कर ली, यानी कि दोबारा सत्ता में स्थापित होने के लिए इसने पालों से संधि स्वीकार कर ली, और जागेश्वर में कई सारे विमान मंदिरों का इसने क्या करवाया, निर्माण करवाया, और इससे शत्रुहंता भी हम लोग इतिहास में कहते हैं। और ये शैव धर्म को मानने वाला था, इसने कोई उपाधि धारण नहीं की, और बागेश्वर के अभिलेख में इसे कहा गया निम्बर्त, और पांडुकेश्वर अभिलेख में इसे कहा गया निम्बरम। मैंने आपको बताया कि स्टार्टिंग पे बागेश्वर में हमको अभिलेख मिले पांडुकेश्वर, चमोली से मंदिर से हमको क्या है, प्रमाण मिले थे कतुरी वंश के शासकों का। इसकी पत्नी का नाम जो था वो नाथू देवी या फिर दासू देवी हमको जो है वो मिलता है। इष्टगण देव की अगर हम लोग बात करें तो भाई इससे भी परम भट्टारक महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और ललित सूर के ताम्रप्रबंध अभिलेख में इसे परम महेश्वर तथा परम ब्राह्मण की उपाधियाँ दी गई है। जहाँ पर आएगा शब्द परम ब्राह्मण तो इसका मतलब होगा कि भाई ब्राह्मणों का रक्षक। मेन बात ये हुई थी क्योंकि मैंने आपको बताया कि बौद्धों का आगमन बहुत हो चुका था और बौद्ध धर्म काफ़ी प्रचलित हो चुका था। तो अब जो उपाधियाँ होंगी वो होंगी, जो उपाधि टाइटल जो रखने की जो प्रथा शुरू होगी वो तो होगा एक परम ब्राह्मण यानी कि ब्राह्मणों का हितैषी, दूसरा होगा कि बौद्धों का शत्रु। इसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न किया था, और इसके जागेश्वर में हमको क्या मिले थे, कुछ हमको मंदिरों के प्रमाण मिले। लकुलिश, नटराज, महिषमर्दिनी, नवदुर्गा आदि मंदिरों के निर्माण करवाया था। परम भट्टारक व परम ब्राह्मण या फिर ब्राह्मणों का रक्षक भी जो है इसे कहते थे, और इसने खुद को देवी उत्पन्न बताया था भाई कि देवताओं से उत्पन्न ये क्या है, राजा है। तो इसकी रानी का नाम जो हमको मिलता है वो धरा देवी हमको मिलता है। फिर बात करते हैं ललित सूर्यदेव की। तो भाई ललित सूर्यदेव जो है ना, इसे जो है बोलते हैं कि भाई इसने जो है वो जो पशुओं की जो बलि होती है, काली के नाम पर जो पशुओं की बलि होते हैं, बोलते हैं कि इसका काफ़ी इसने विरोध किया था, पशु बलि की इसने निंदा की थी, और बोला था कि भाई ये खुद को विष्णु का एक तरीके से अवतार या फिर विष्णु के का जो है एक तरीके से उपासक खुद को मानता था, और काली का विरोध इसने काफ़ी किया। काली कलंक पंख में मग्न धरती में वारा अवतार के समान इसे बताया गया था, है ना। तो वारा अवतार आपको पता होगा, है ना, एक अवतार था विष्णु का, सेकंड अवतार वारा अवतार, तो उसके समान को बताया गया। कार्तिकेय पूर्व वंश का सबसे प्रतापशाली जो है शासक रहा करता था, है ना। इसने अपने शासन के 21वें-22वें वर्षों में बोलते हैं कि पांडवों के समय 2 ताम्र लेख खुदवाए थे, और पिता की भांति परम भट्टारक महाराज धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके अलावा अन्य उपाधियां भी परम महेश्वर तथा परम ब्राह्मण की उपाधि भी धारण की थी। इसकी 2 पत्नियों के नाम को मिलते हैं, हालांकि वो पत्नी 2 थी या एक ही थी, इस प्रकार से आप कह सकते हैं। तो एक का नाम लया देवी और दूसरे का नाम सामा देवी। अब बात करते हैं भाई भूदेव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा भूदेव से संबंधित।
ललित सूर्यदेव व लया देवी का क्या था, पुत्र था। इसकी उपाधियां परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर, ब्राह्मण की है। इसके अलावा परम यानी कि परम ब्राह्मण भक्त, यानी कि खुद को ब्राह्मण का हितैषी बताया। और बुद्ध क्षमण, ये पहला टाइटल हमको मिला है कि बुद्ध क्षमण यानी कि बौद्धों का शत्रु, बौद्धों का नाश करने वाला इसने कहा है। और कट्टर ब्राह्मण धर्म को मानने वाला इसने अपने आप को कहा है। बौद्ध धर्म का अगर सबसे ज़्यादा किसी ने विरोध किया उस समय तो भूदेव ने किया था, और इसे राजाओं का भी राजा कहा जाता है। ठीक है। बैजनाथ मंदिर का निर्माण भी इसने करवाया था। बागेश्वर में एक शिलालेख भी इसने उत्कीर्ण करवाया था। अब बात करते हैं अंतिम वंश जो रहेगा इसका, वो सलवणादित्य वंश रहेगा। 10वां राजा है। इसकी कोई भी उपाधि का हमको उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन इसको मिलता है कि भाई इसने अपनी भुजाओं की शक्ति से जो है वो शत्रुओं के व्यू को नष्ट करने वाला इसे बताया गया है। और रानी का नाम जो है इसका सिंहबली देवी बताया गया है। इच्छर देव की हम लोग बात करें तो इसने परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर, परम ब्राह्मण तथा परम महेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। और इसकी रानी का नाम हमको मिलता है सिंधु देवी। यह सलवणादित्य वंश का वास्तविक संस्थापक हम लोग इसको मानते हैं, रियल फाउंडर ऑफ द सलवणादित्य डायनेस्टी या फिर परिवार। देसर देव बात हम लोग करते हैं भाई, इसने भी परम भट्टारक, महाराज धीराज, परमेश्वर की उपाधि धारण की। और इसके अलावा इसने अन्य उपाधियाँ भी धारण की थी। बौद्ध परम ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी, है ना, परम महेश्वर की उपाधि धारण की थी। और बोलते हैं कि अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में इसने विजयेश्वर मंदिर को यमुना नामक गांव अग्रहार के रूप में यानी कि दान के रूप में दिया था। और इससे अभिलेखों में शत्रुओं के समस्त चक्रों को नष्ट करने वाला बताया गया, यानी कि शत्रुओं के जो व्यू होता है उनको नष्ट करने वाला इससे बताया गया। पद्म देव की बात करें तो भाई इसकी माँ का नाम जो हमको मिलता है वो पजल देवी मिलता है। और पांडवों के साथ ताम्रपत्र में इसकी माता का नाम हमको दिया गया है। पद्म देव ने 25वें वर्ष से बद्रीनाथ मंदिर के नाम भूमि दान की थी। और इसने अपने बाहुबल से समस्त दिशाओं को जीतने वाला इसे बताया गया है। इसने जोशीमठ, बैजनाथ आदि मंदिरों का निर्माण भी करवाया था पद्म देव ने। अंतिम राजा है सुभिक्षराज देव। कार्तिकेयपुर राजवंश का अंतिम जो है वो शासक कौन था, वो था आपका सुभिक्षराज देव। मैंने बोला कत्यूरी वंश का अंतिम राजा नहीं है, कार्तिकेयपुर क्षेत्र का। ठीक है। फिर बोलते हैं कि भाई सुभिक्षराज देव के बाद इसका जो वंशज था नरसिंह देव, बोलते हैं कि उसको एक स्वप्न आया जिसमें स्वप्न में नरसिंह देवता उनको दिखे। और उन्होंने उनको एक आश्वासन दिया कि भाई अगर आप अपनी राजधानी यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे तभी आपका वंश बचेगा। और बोलते हैं कि उसने जो है वो अपनी राजधानी ट्रांसफ़र करके कत्यूर घाटी पर वो लेके आया था। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि भाई उत्तराखंड में कत्यूरियों के बाद जो है वो कौन कौन से लोग यहाँ रहे थे, कौन कत्यूरियों के बाद कौन कौन से इनके उत्तराधिकारी रहे थे। ठीक है। तो भाई कत्यूरी शासक नरसिंह देव ने अपनी राजधानी बैजनाथ स्थापित की, अमीर को बताया गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कत्यूरी वंश को जो है वो स्वर्ण काल कहना क्यों उचित है, क्योंकि प्रीतम देव, पृथ्वीपाल या पिथौड़ा शाही, राय पिथौड़ा जो है ये भी कत्यूरी वंश से संबंधित है। और बोलते हैं कि पिथौरागढ़ की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, राय पिथौड़ा के द्वारा। और बोलते हैं कि इनका विवाह किससे हुआ था, अमरदेव पुंडर, यानी कि हरिद्वार के एक राजा थे अमरदेव पुंडर की पुत्री मौला देवी से इनका विवाह हुआ था। क्योंकि अमरदेव जो पुंडिर हैं हरिद्वार के निवासी थे और इसमें मुस्लिमों के काफ़ी बार आक्रमण हो रहे थे। और बोलते हैं कि इन्होंने क्या करा, पिथौड़ा शाही से क्या मांगी, मदद मांगी। पिथौड़ा शाही ने जब मदद की उसके बाद प्रसन्न हो गए और अपनी पुत्री जो मौला देवी थी उनसे इनका विवाह करवाया। और मौला देवी जो थी वो जो है वो किनका नाम था, वो था जिया रानी का एक नाम। तो मौला देवी या फिर हम कहें जिया रानी, और इन्हें हम कुमाऊं की लक्ष्मीबाई के नाम से भी जानते हैं। और इन्हें जागरों में पिंगला या प्योला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है। अब मौला देवी के बारे में आप लोग जानते हैं कि मौला देवी जो है वो किसी बात में बोलते हैं कि राजा और मौला देवी के बीच की बात नहीं बनी। और जिसके बाद मौला देवी जो है वो रानी बाग जो हल्द्वानी से निकट पड़ता है तो वहाँ पर इन्होंने अपना डेरा बसाया। और वहीं पर जो है बोलते हैं कि चित्रशला घाट इनके नाम पर रखा गया। और जो है वो इनका अंतिम समय भी वहीं बीता है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कभी विस्तार से। ठीक है। अब बात हम लोग करते हैं धामदेव। धामदेव यानी कि दुलाशाही, बोलते हैं कि जिया रानी के पुत्र तथा इनके पुत्र का नाम जो था वो क्या था, मालूशाही था। और राजा मालूशाही यानी कि राजुला और मालूशाही जो है उत्तराखंड की एक क्या है प्रसिद्ध प्रेम गाथा। आपको पता होगा राजुला एक लड़की का नाम है, भोट लड़की का नाम, और मालूशाही जो थे वो क्या थे, एक राजा थे। तो इनके बीच का जो प्रेम प्रसंग है आपको पता होगा पूरा का पूरा, राजुला मालूशाही, वो उत्तराखंड की एक प्रेम स्टोरी जो है वो भी इसी वंश से संबंधित है। इसके अलावा बोलते हैं कि भाई गोलू देवता जो थे जिनका संबंध चंपावत से था, और इनके पिता का नाम क्या था, झालूराय था, और माता का नाम क्या था, माता कलिंगा, और इन्हें न्याय के देवता भी कहते हैं। तो गोलू देवता भी जो है वो कतुरी वंश से संबंधित है, और चंपावत में क्या इनका निवास स्थान
है, और इन्हें हम लोग न्याय के देवता भी उत्तराखंड में कहते हैं। और भाई गोलू देवता के बारे में और जो झालू राय और माता कलिंगा की जो पूरी की पूरी स्टोरी है, जिसको आप लोग गोलू देवता के बारे में समझ सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग कभी विस्तार से चर्चा बाद में कर सकते हैं। वीरम देव की बात करें भाई, वीरम देव या फिर ब्रह्मदेव बोलते हैं कि भाई एक शासक इसका रहा था। 1398 में तैमूरलंग ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया, जिसका जिक्र हमको मिलता है मुल्फिजा तैमूरी में हमको मिलता है। इसमें वीरम देव का नाम हमको मिलता है, बहरुच जो है वो राजा लिखा गया था। 1191 में नेपाल के शासक अशोक चल ने आक्रमण किया, मल्ल राजा अशोक चल ने आक्रमण किया उत्तराखंड पर और कमजोर हुआ। 1223 में बोलते हैं कि कराचल देव नामक नेपाली शासक ने भी बैजनाथ पर आक्रमण किया। तो इतने सारे आक्रमण भी जो है वो चंदों के समय पे हुए हैं। बात करते हैं धर्म और कला की, जिसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा भी और करेंगे। कुल देवता इनके जो थे वो कार्तिकेय या मोहन याल थे, और गोलू देवता जो है इनके देवता थे। कुल देवी की बात करें तो नंदा देवी, और जिसको बोला गया कोड ब्राह्मणी, और आपको पता है जिया रानी तो डेफिनेटली रहेंगी। राजभाषा हम लोग बात करें तो संस्कृत थी, और लोक भाषा क्या बात करें तो पाली थी, और लिपि क्या थी इनकी कुटिला।